इमेजिन करो आप एक किसान हो, आप अपने परिवार के लिए चावल उगाना चाहते हो, लेकिन आपको फोर्स किया जा रहा है टू ग्रो इंडिगो, एक नील की खेती, जिससे आपकी जमीन बंजर हो जाएगी और आपको कोई फायदा भी नहीं होगा। व्हाट वुड यू डू? एग्जैक्टली यही डिलेमा था 19th सेंचुरी बंगाल के किसानों का, एंड देयर स्टोरी इज जस्ट द बिगिनिंग। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्त, ये पूरे भारत में 1857 से 1947 तक किसानों के संघर्ष, उनके गुस्से और उनकी हिम्मत की दास्तान है। अगर ऐसी ही डीप स्टोरीज पसंद है जो आपको हिस्ट्री के कोर तक ले जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। तो आज के इस इन डेप्थ सेशन में हम जर्नी करेंगे थ्रू द पेजेंट मूवमेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। हम स्टार्ट करेंगे कॉलोनियल पॉलिसीज के इम्पैक्ट से, फिर देखेंगे अर्ली मूवमेंट्स जैसे इंडिगो रिवॉल्ट, पबना। देन वील एनालाइज कि 1857 के बाद इन मूवमेंट्स का नेचर कैसे बदला। उसके बाद वील डाइव इनटू द 20th सेंचुरी स्ट्रगल्स, किसान सभा मूवमेंट, एका मूवमेंट, मापिला रिवोल्ट और एक मास्टर क्लास इन स्ट्रेटजी, द बारदोली सत्याग्रह। और फिर ऑल इंडिया किसान सभा और फाइनली द एक्सप्लोसिव पोस्ट वॉर मूवमेंट्स, तिमहागा एंड तेलंगाना। रेडी हो जाओ फॉर अ रोलर कोस्टर राइड। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक 1, पेजेंट्री अंडर कॉलोनियलिज्म। Broad microtheme. The impoverishment of the Indian peasantry was a direct consequence of British colonial policies. ओके, सो बेसिकली आजादी से पहले ब्रिटिश पॉलिसीज ने इंडिया के एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट था किसानों की गरीबी। हाँ बिल्कुल, ये पॉलिसीज उन्हें एम्पावर करने के लिए नहीं बल्कि एक्सप्लॉइट करने के लिए डिजाइन की गई थी, समझे? इसका कोई सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हो? एक सिंपल एग्जांपल सोचो, एक किसान है रामलाल। हाँ। पहले वो अपनी जमीन पर अनाज उगाता था, थोड़ा टैक्स देता था और आराम से रहता था। ओके ब्रिटिश आए, उन्होंने नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया। ओके अब रामलाल को इतना हाई टैक्स देना पड़ता है कि उसे लोकल मनी लेंडर से कर्ज लेना पड़ता है। धीरे धीरे वो कर्ज के जाल में फंस जाता है और आखिर में अपनी ही जमीन पर एक लैंडलेस लेबरर बनकर रह जाता है। वाओ, दिस वाज द रियलिटी फॉर मिलियंस। एग्जैक्टली। तो चलो इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। पहले कैसा था? कॉलोनियलिज्म से पहले एग्रेरियन स्ट्रक्चर डिफरेंट था, है ना? हाँ। प्री कॉलोनियल टाइम्स में एक्सप्लॉयटेशन था, पर इतना सिस्टमैटिक नहीं था। ब्रिटिश ने आकर उसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। ओके, तो इस इम्पोवरिशमेंट के पीछे आपने कहा था शार्प मेन विलेंस हैं, कौन से थे वो? दिस फर्स्ट वन वाज ऑब्वियसली कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज। उनका गोल ही वेल्थ ड्रेन करना था। सेकंड, रूइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, जिससे लैंड पर ओवरक्राउडिंग हुई। द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ऑफ कोर्स। दैट्स द थर्ड वन। और फोर्थ, अ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम, जो हमेशा अमीर लोगों का मतलब मनी लेंडर्स और जमींदार्स का साथ देता था। लेट्स टॉक अबाउट द कोर लॉजिक। ये एक्सप्लॉयटेशन के मॉडल्स कैसे काम करते थे? जमींदारी एरियाज में क्या होता था? जमींदारी एरियाज में एक्सप्लॉयटेशन के कई तरीके थे। हाई रेंट्स, इलीगल लेवीज जिसे हम वसूली कहते हैं, आर्बिट्रेरी एविक्शंस मतलब बेदखली, एंड अनपेड लेबर जिसे बेगार कहते हैं। और रायतवारी एरियाज में, वहां तो जमींदार नहीं था। राइट। रायतवारी एरियाज में गवर्नमेंट खुद ही जमींदार थी, वो खुद हैवी लैंड रेवेन्यू लगाती थी, कोई बीच में नहीं, डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन। और इससे क्रिएट हुआ साइकिल ऑफ डेट। यस, किसान लोकल मनी लेंडर के पास जाता जो हाई इंटरेस्ट रेट्स पे पैसा देता, लैंड और कैटल मॉर्गेज हो जाते, आखिर में मनी लेंडर सब कुछ सीज कर लेता। सो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? द आउटकम ये हुआ कि एक्चुअल कल्टिवेटर्स का स्टेटस गिरकर टेनेंट्स एट विल, शेयर क्रॉपर्स और लैंडलेस लेबरर्स का हो गया। एक पूरी जनरेशन अपनी जमीन खो गई थी। और जब हालात इतनी खराब हो गई तो रेजिस्टेंस भी शुरू हुआ होगा। हाँ, जब कंडीशंस इनटॉलरेबल हो गई तो कुछ पेजेंट्स ने क्राइम का रास्ता अपनाया, लाइक रॉबरी, डकॉइटी, जिसे सोशल बैंडिटरी कहा गया। उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका रियल एनिमी कॉलोनियल स्टेट है। तो इन शॉर्ट, ब्रिटिश पॉलिसीज ने सिस्टमैटिकली किसानों को उनकी जमीन और लाइवलीहुड से दूर कर दिया। एब्सोल्युटली। ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। तो जमींदारी और रेयोटवारी एरियाज में एक्सप्लॉयटेशन के तरीके में मेन डिफरेंस क्या था? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ना? बिल्कुल, मेमोरी हैक। जमींदारी में जेड से जमींदार यानी एक मिडिलमैन है जो हाई रेंट लेता है। रेयोतवारी में आर से रयत मतलब पेजेंट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट गवर्नमेंट से है जो खुद हैवी टैक्स लेती है। नो मिडिलमैन, डायरेक्ट हिट। कूल। अब ये सोशल बैंडिटरी टर्म थोड़ा और क्लियर करो। इज इट जस्ट क्राइम? नॉट जस्ट क्राइम, इट्स क्राइम एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। जब सारे लीगल रास्ते बंद हो जाते हैं तब डेस्परेट लोग सिस्टम के अगेंस्ट जाकर रॉबरी करते हैं, ऑफन टारगेटिंग द ऑप्रेसर्स। सो दैट्स कूल ना? इंटरेस्टिंग। अच्छा, रूइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट से किसानों पर प्रेशर कैसे बढ़ा? इसका कनेक्शन क्या है? सिंपल कनेक्शन है। जब आर्टिसंस जैसे बुनकर एटसेट्रा का काम बंद हो गया ड्यू टू ब्रिटिश गुड्स, वो लोग शहरों से गांव वापस आ गए। अब जमीन तो उतनी ही थी पर उस पर डिपेंड होने वाले लोग बढ़ गए। ओवरक्राउडिंग ऑफ लैंड। मेक सेंस। और ये मनी लेंडर इतना पावरफुल कैसे हो गया? क्योंकि कॉलोनियल जुडिशियल सिस्टम उसे सपोर्ट करता था। पेजेंट अनपढ़ था, कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉडुलेंट थे और कोर्ट्स हमेशा मनी लेंडर के फेवर में डिसीजन देते थे। पूरा सिस्टम रिग्ड था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। इन 3 आउटकम्स को याद कैसे रखें? टेनेंट्स एट विल, शेयर क्रॉपर्स, लैंडलेस लेबरर्स। ऐसे याद रखो, पहले वो टेनेंट बना, फिर उसे शेयर क्रॉपर बनाया गया मतलब हिस्से पर काम करने वाला, और आखिर में वो लैंडलेस लेबरर हो गया। एक डाउनवर्ड स्पाइरल है, TSL। TSL. Got it. Now, pause and practice saying the 4 main causes of peasant impoverishment were colonial economic policies, ruin of handicrafts, new land revenue system, and the colonial judicial system. In short, British policies systematically trapped peasants in a cycle of debt and poverty, turning them from owners to laborers on their own land. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 2,
Indigo Revolt 1859-860. Broad micro theme: a successful peasant resistance in Bengal against exploitation by European indigo planters. ये बंगाल के किसानों का एक हिस्टोरिक रिवोल्ट था। यूरोपियन प्लांटर्स उन्हें जबरदस्ती इंडिगो यानी नील उगाने को कहते थे इंस्टेड ऑफ राइस जो उनके लिए मोपेइंग क्रॉप था। दिस वाज अ फाइट फॉर चॉइस एंड डिग्निटी। एब्सोल्युटली। इमेजिन आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को फोर्स किया जाए जिसमें लिखा है कि आपको एडवांस मनी मिलेगा, बट बदले में आपको अपनी बेस्ट लैंड पर इंडिगो ही उगाना पड़ेगा, वो भी प्लांटर के बताए दाम पर। और वो एडवांस इतना कम होता होगा कि आप हमेशा कर्ज में रहोगे। दिस वाज द ट्रैप। तो चलो इसको भी डिटेल में देखते हैं। इंट्रोडक्शन। लोकेशन था बंगाल, विलन्स थे यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स और विक्टिम्स थे लोकल पेजेंट्स। हाँ, और बैकग्राउंड यानी कॉजेस ये थे कि प्लांटर्स पेजेंट्स को एडवांस सम्स, जिसे पेशगी कहते थे, देकर फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसाते थे। अब आते हैं कोर लॉजिक पर। प्लांटर्स के मेथड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या थे? बहुत ब्रूटल थे। किडनैपिंग्स, इलीगल कन्फाइनमेंट्स, फ्लॉगिंग यानी कोड़े मारना, अटैक्स ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन, सीजर ऑफ कैटल, बर्निंग हाउसेस एंड डिस्ट्रॉइंग अदर क्रॉप्स। एक्सट्रीम ऑपरेशन। माय गॉड, तो पेजेंट्स ने इसका रेजिस्टेंस कैसे किया? उन्होंने 4 मेन तरीके अपनाए। पहला, रिफ्यूजल। उन्होंने ड्रेस में इंडिगो उगाने से साफ मना कर दिया। दूसरा, काउंटर फोर्स। प्लांटर्स के पास लथियाल्स थे, मतलब हाइड गूंस। किसानों ने उनके अगेंस्ट अपनी काउंटर फोर्स बनाई। तीसरा, रेंट स्ट्राइक। जब प्लांटर्स ने रेंट्स बढ़ाए तो राइट्स ने रेंट स्ट्राइक कर दिया। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, लीगल एक्शन। धीरे धीरे उन्होंने लीगल सिस्टम यूज करना सीखा। फंड कलेक्शन करके प्लांटर्स के अगेंस्ट लीगल केसेस किए। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? इंटेलिजेंसिया और गवर्नमेंट का क्या रोल था? और बंगाली इंटेलिजेंसिया ने पेजेंट्स को हेवी सपोर्ट किया। न्यूज़पेपर कैंपेन्स, मास मीटिंग्स और लीगल बैटल्स में उनकी मदद की। और इस प्रेशर का असर हुआ गवर्नमेंट पर? हाँ, गवर्नमेंट पे प्रेशर बना और उन्होंने एक इंडिगो कमीशन अपॉइंट की। और इसका कंक्लूजन या आउटकम क्या निकला? कमीशन की रिकमेंडेशंस पर गवर्नमेंट ने नवंबर 1860 में एक नोटिफिकेशन इशू किया कि रायोट्स कुड नॉट बी कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो। इसके बाद प्लांटर्स ने फैक्ट्रीज बंद कर दी और बाय द एंड ऑफ 1860 इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल से ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अ ह्यूज विक्ट्री। फैंटास्टिक। अब कुछ क्रॉस क्वेश्चंस। इस रिवोल्ट के 2 मेन लीडर्स कौन थे? ये नाम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, याद रखना, दिगंबर बिस्वास एंड विष्णु बिस्वास। दोनों नादिया डिस्ट्रिक्ट से थे। बिस्वास से याद रखो कि उन्होंने किसानों का विश्वास जीता। गुड वन। अच्छा, लाथियाल्स कौन थे? लथियाल्स प्लांटर्स के प्राइवेट आर्मी यानी गुंडे थे जो लाठी से पेजेंट्स को डराते थे। कीटा में ओके, पेजेंट्स ने रेजिस्टेंस के लिए कौन से 4 तरीके अपनाए? लेट्स मेक अ मेमोरी हैक। लेट्स कॉल इट RCRL. R for refusal to grow indigo, C for counterforce, R for rent strike, and L for legal action. RCRL. Simple. RCRL, परफेक्ट। इंटेलिजेंसिया का रोल इतना सिग्निफिकेंट क्यों था? क्योंकि उन्होंने इस लोकल इशू को एक बड़ा पब्लिक इशू बना दिया। न्यूज़पेपर्स से अवेयरनेस फैलाई। उनके सपोर्ट के बिना गवर्नमेंट शायद इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेती। उन्होंने एक ब्रिज का काम किया। राइट। और गवर्नमेंट का फाइनल एक्शन क्या था? एक इंडिगो कमीशन बनाई और फिर नवंबर 1860 में एक नोटिफिकेशन निकाला। ये डेट और एक्शन दोनों याद रखना। Done. Now pause and practicing. The Indigo Revolt was led by Digambar and Vishnu Biswas, and it succeeded because of peasant unity, legal action, and support from Bengali intellectuals. In short, the Indigo Revolt was a landmark success where organized peasants with intellectual support forced the colonial government to act against oppressive European planters. Amazing. अब इंडिगो प्लांटर्स से हटकर हमारे विलन है देसी जमींदार्स। टॉपिक 3, पबना अग्रेरियन लीग्स। Broad micro theme: an organized, largely non-violent legal resistance by peasants in eastern Bengal against zamindars' oppressive practices. तो 1870s 80s में ईस्टर्न बंगाल के पेजेंट्स ने अपने जमींदार्स के अगेंस्ट एक यूनिक तरीके से फाइट की, वायलेंस से नहीं बल्कि कोर्ट्स और यूनिटी से। सही। सोचो, आके टेनेंट हो, आपका जमींदार अचानक रेंट डबल कर देता है, जो कि इलीगल है, और वो आपको ऑक्यूपेंसी राइट्स, मतलब जमीन पर एक तरह का परमानेंट राइट भी नहीं लेने दे रहा है। आप क्या करोगे? पबना के किसानों ने अकेले लड़ने की जगह एक लीग, एक यूनियन बनाया और सबने मिलकर एनहांस स्ट्रेंथ देने से मना कर दिया। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, राइट? राइट। तो इसकी इंट्रोडक्शन लोकेशन क्या था? लोकेशन था यूसुफ शाही परगना इन पबना डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न बंगाल, और पीरियड था 1870s एंड 1880s। और बैकग्राउंड यानी कॉजेज क्या थे? 3 मेन कॉजेज थे। 1, जमींदार रेंट्स को लीगल लिमिट से ज्यादा एनहांस कर रहे थे। 2, वो टेनेंट्स को एक्ट एक्स ऑफ 1859 के अंडर ऑक्यूपेंसी राइट्स एक्वायर करने से रोक रहे थे। और उनके मेथड्स? उनके मेथड्स थे फोर्सिबल इविक्शंस, सीजर ऑफ कैटल एंड क्रॉप्स एंड कॉस्टली लिटिगेशन। तो कोर लॉजिक में आते हैं। पेजेंट रिस्पॉन्स क्या था? उन्होंने एक एग्रेरियन लीग फॉर्म की। इस लीग ने रेंट स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया। सबने मिलकर इनहांस्ड रेंट देने से इनकार कर दिया और उनका मेन फॉर्म ऑफ स्ट्रगल था लीगल रेजिस्टेंस। लीगल रेजिस्टेंस मतलब कोर्ट केसेस? हाँ, पीजेंट्स ने फंड्स रेज किए टू फाइट कोर्ट केसेस अगेंस्ट जमींदार्स। बहुत कम वायलेंस हुई। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, सपोर्ट और आउटकम? इसको भी यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स का सपोर्ट मिला, जैसे बंकिम चंद्र चैटर्जी, RC दत्त और सुरेंद्र नाथ बैनर्जिया की इंडियन एसोसिएशन। जमींदार्स पर असर हुआ? हाँ, जमींदार डर गए और गवर्नमेंट ने भी इंटरवीन किया। मोस्ट केसेस सॉल्व हो गए। बहुत से पीजेंट्स को ऑक्यूपेंसी राइट्स मिल गए। और इस स्ट्रगल का कंक्लूजन क्या था?
सबसे बड़ा रिजल्ट? सबसे बड़ा रिजल्ट था द बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1885, जिसने टेनेंट्स को काफी प्रोटेक्शन दी। ठीक है, अब क्रॉस क्वेश्चंस। इंडिगो रिवोल्ट और पाबना मूवमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था? इंडिगो रिवोल्ट यूरोपियन प्लांटर्स के अगेंस्ट था और उसमें फिजिकल क्लैशेस हुए। पवना मूवमेंट देसी जमींदार्स के अगेंस्ट था और इसका मेन वेपन था लीगल रेजिस्टेंस एंड रेंट स्ट्राइक, ऑलमोस्ट नो वायलेंस। ये की डिफरेंस है। एक्ट एक्स ऑफ 1859 का क्या इंपॉर्टेंस था इस मूवमेंट में? ये एक्ट टेनेंट्स को कुछ ऑक्यूपेंसी राइट्स देता था। जमींदार्स इसी एक्ट को बाईपास करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये एक्ट स्ट्रगल का सेंटर पॉइंट बन गया। ओके, इस मूवमेंट से एसोसिएटेड 3 इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल्स के नाम। याद रखो, बंकिम चंद्र चैटर्जी, आरसी डट और सुरेंद्रनाथ बैनर्जिया, उनके इंडियन एसोसिएशन के थ्रू। मूवमेंट का लोकेशन क्या था? स्पेसिफिकली यूसुफ साई परगाना, पबना डिस्ट्रिक्ट। ये स्पेसिफिक नेम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल। और इस स्ट्रगल का अल्टीमेट लेजिस्लेटिव आउटकम क्या हुआ? द बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1885। ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन थी। ईयर और एक्ट का नाम दोनों क्रिटिकल हैं। गॉट इट। Now, pause and practice saying, the Pabna Agrarian League used non-violent methods like rent strikes and legal resistance, which led to the Bengal Tenancy Act of 1885. In short, Pabna showed that peasants could fight and win against powerful zamindars using legal machinery and unity, setting a new template for agrarian struggle. अब हम बंगाल से वेस्ट इंडिया, डेक्कन रीजन में चलते हैं। टॉपिक 4, डेक्कन रायट्स। Broad micro theme. A peasant movement in Western India evolving from social boycott to agrarian riots against outsider moneylenders. ओके, तो यहाँ पर विलन थे द मनी लेंडर्स, जो मोस्टली आउटसाइडर्स थे, मारवाड़ीज या गुजरातीज। ये कहानी है कर्ज, क्रैश इन कॉटन प्राइसेस और सोशल बॉयकॉट की। बिल्कुल। इमेजिन आपके विलेज में सारे मनी लेंडर्स बाहर से आए हैं, आप उनसे कर्ज लेते हो और वो आपसे डेट बॉन्ड साइन करवाते हैं। फिर सडनली कॉटन के दाम गिर जाते हैं और आप कर्ज चुका नहीं पाते, तो अब वो जमीन हड़पना चाहेंगे। एग्जैक्टली। इसके जवाब में पूरा गांव डिसाइड करता है, हम इनकी दुकानों से कुछ नहीं खरीदेंगे, इनके खेत में काम नहीं करेंगे और इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन इनको सर्व नहीं करेंगे। दिस इज सोशल बॉयकॉट। कूल ना? बहुत कूल। सो इंट्रोडक्शन, लोकेशन डेक्कन रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, मतलब पूना, अहमदनगर, शोलापुर, सतारा। और यहाँ सिस्टम था रयोतवारी। करेक्ट। अब बैकग्राउंड या कॉजेज समझते हैं। पहला, अ विशियस नेटवर्क ऑफ पेजेंट एंड मनी लेंडर। दूसरा, कॉटन प्राइस क्रैश। अमेरिकन सिविल वॉर 1864 में खत्म हुई तो कॉटन प्राइसेस क्रैश हो गए, डेक्कन के किसान बर्बाद हो गए। वाओ। और भी कुछ था। हाँ, तीसरा रेवेन्यू हाइक, गवर्नमेंट ने 1867 में लैंड रेवेन्यू 50% बढ़ा दिया। और चौथा, बैड हार्वेस्ट्स, फसल भी खराब हो रही थी। तो अब आते हैं कोर लॉजिक पर। ये मूवमेंट कैसे अनफोल्ड हुआ? इसके 2 फेज थे। फेज 1 1874 में था सोशल बॉयकॉट। रॉयल्स ने आउटसाइडर मनी लेंडर्स के अगेंस्ट सोशल बॉयकॉट ऑर्गेनाइज किया, उन्हें कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया। और फेज 2? जल्द ही सोशल बॉयकॉट एग्रेरियन राइट्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। पेजेंट्स ने सिस्टमैटिकली मनी लेंडर्स के घरों और शॉप्स पर अटैक किया। उनका टारगेट क्या था? लूट नहीं। उनका मेन टारगेट था डेड बॉन्ड्स और डीड्स को सीज करना और उन्हें पब्लिकली जलाना। उन्हें जमीन नहीं, प्रूफ ऑफ डेट मिटाना था। इंटरेस्टिंग। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? गवर्नमेंट ने मूवमेंट को रिप्रेस किया, लेकिन एज अ कंसिलिएटरी मेजर उन्होंने डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट ऑफ 1879 पास किया। और इसका कंक्लूजन कोई सपोर्ट था? हाँ, महाराष्ट्र के मॉडर्न नेशनलिस्ट इंटेलिजेंसिया ने भी पेजेंट्स के कॉज को सपोर्ट किया। ओके, क्रॉस क्वेश्चंस। डेक्कन राइट्स का इमीडिएट ट्रिगर क्या था? द फर्स्ट स्टेप? द सोशल बॉयकॉट मूवमेंट ऑफ 1874 अगेंस्ट आउटसाइडर मनी लेंडर्स। राइट्स बाद में शुरू हुए। इस मूवमेंट के पीछे एक इंटरनेशनल इवेंट का हाथ था। कौन सा? द एंड ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर इन 1864। इससे कॉटन प्राइसेस क्रैश हो गए, जिसने डेक्कन के कॉटन ग्रोइंग पेजेंट्स को डायरेक्टली हिट किया। ग्लोबलाइजेशन का असर समझे? समझ गई। पेजेंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था जब उन्होंने मनी लेंडर्स के घरों पर अटैक किया? उनका गोल लूटपाट नहीं था, उनका मेन गोल था डेट बॉन्ड्स और डीड्स को जलाना। दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस ऑफ देयर डेट। दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। गवर्नमेंट ने 2 चीजें की इन रिस्पॉन्स। क्या थी वो? पहला, रिप्रेशन यानी दमन। दूसरा, कॉन्सिलिएशन यानी शांत करना, जिसके लिए उन्होंने डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट ऑफ 1879 पास किया। स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी। राइट। ये आउटसाइडर मनी लेंडर का एंगल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने कॉन्फ्लिक्ट को एक इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशन दोनों दी। It wasn't just rich versus poor, it became local versus outsider, which made mobilization easier. Makes sense. Now pause and practice saying. The Deccan riots started with a social boycott in 1874, escalated into burning of debt bonds, and resulted in the Deccan Agriculturist Relief Act of 1879. In short, the Deccan riots were a direct response to debt traps made worse by global economic shifts, and peasants used social boycott and targeted attacks on debt records as their primary weapons. तो हमने 3 अर्ली मूवमेंट्स देखे। अब थोड़ा एनालाइज करते हैं। टॉपिक 5 and 6, changed nature of peasant movements after 1857 and weaknesses. Broad micro theme. Post-1857 movements were different, more direct and economic, but they lacked a broader anti-colonial ideology. तो इन मूवमेंट्स का कैरेक्टर क्या था? Let's discuss the changed nature first. पहला पॉइंट, peasants आर्म फोर्स थे, वो अपने डिमांड्स के लिए डायरेक्टली लड़ रहे थे। सेकंड, उनकी डिमांड्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली इकोनॉमिक इश्यूज पर सेंटर्ड थी, रेंट, डेट, लैंड। तीसरा, उनके इमीडिएट एनिमीज आमतौर पर कॉलोनियल गवर्नमेंट नहीं, बल्कि फॉरेन प्लांटर्स, देसी जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स थे।
तो उनके ऑब्जेक्टिव्स लिमिटेड थे। हाँ, उनका गोल पूरा सिस्टम चेंज करना नहीं था, बल्कि स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस करवाना था। टेरिटोरियल रीच भी लिमिटेड थी और मूवमेंट्स में कंटिन्यूटी नहीं थी। पर एक पॉजिटिव चेंज भी था। यस, एक पॉजिटिव चेंज ये था कि पेजेंट्स अपने लीगल राइट्स के बारे में अवेयर हो रहे थे। ओके, अब इनकी वीकनेसेस पर आते हैं। सबसे बड़ी वीकनेस थी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म। वो अपने इमीडिएट एनिमी को तो पहचानते थे, पर उसके पीछे जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर था उसकी पूरी समझ नहीं थी। और उनके पास कोई न्यू आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई न्यू सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। वो एक ऑल्टरनेटिव सोसाइटी का विजन नहीं रखते थे। सारे स्ट्रगल्स पुराने सोसाइटल ऑर्डर के फ्रेमवर्क के अंदर ही हो रहे थे। तो अब क्रॉस क्वेश्चंस। इफ आई हैव टू समराइज द चेंज्ड नेचर इन वन लाइन, व्हाट वुड इट बी? Peasants fought for specific economic goals against immediate exploiters, but not against colonialism itself. This is the core. और इनकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या थी? Lack of a positive conception of an alternative society. उन्हें पता था कि क्या नहीं चाहिए, पर ये नहीं पता था कि उसकी जगह क्या चाहिए. No alternative vision. तो क्या हम कह सकते हैं कि ये मूवमेंट्स रिफॉर्मिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी नहीं? Excellent way to put it. They wanted to reform the existing system to reduce their suffering, not overthrow it completely. इन मूवमेंट्स में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या था? उनका growing awareness of legal rights और उन्हें use करने की ability. This was a big step up. तो इनका टारगेट कौन नहीं था? Colonialism as a system was not the direct target. उनका objective ये नहीं था to end the system of subordination or exploitation. Understood. Now pause and practice saying, the main weakness of 19th century peasant movements was the lack of an anti-colonial ideology and a vision for an alternative society. In short, these early movements gave peasants a voice and taught them to organize, but their vision was limited to solving immediate problems within the colonial framework. ये सब 19th century की बात थी। अब 20th century में चलते हैं। Topic: the किसान सभा movement. Broad micro-theme. The emergence of organized peasant bodies that linked local agrarian issues with the broader national movement. तो किसान सभास ये क्या थे? एक तरह के peasant unions. Exactly. After 1918, nationalist leaders और किसान activists को realize हुआ कि अलग-अलग scattered struggle से काम नहीं चलेगा। एक organized platform चाहिए। और ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? इसकी शुरुआत हुई यूपी में। यहाँ पर होम रूल एक्टिविस्ट्स ने किसानों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और इससे जन्म हुआ यूपी किसान सभा का इन फरवरी 1918। कौन थे इसके पीछे? The main leaders. गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी ने इसकी शुरुआत की विद सपोर्ट फ्रॉम मदन मोहन मालवीय। और इस यूपी किसान सभा ने क्या किया? जून 1919 तक इसकी 450 ब्रांचेस खुल चुकी थी। ये किसानों को एजुकेट करते थे, उनकी डिमांड्स रखते थे और इससे कई बड़े लीडर्स भी जुड़े। जैसे जवाहरलाल नेहरू, वो 1920 में इन गांवों में गए और किसानों की हालत देखकर उन्हें रियलाइज हुआ कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ शहरों से नहीं, गांव से भी लड़नी पड़ेगी। लेकिन फिर इसमें कुछ डिफरेंसेस भी आए। हाँ, अक्टूबर 1920 में बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन किया। इनके तरीके थोड़े अलग थे। वो चाहते थे कि जमींदार्स का सोशल बॉयकॉट हो। सोशल बॉयकॉट जैसे उनके यहाँ नाई धोबी काम ना करें। उन्होंने नाई धोबी बंद जैसे प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज किए। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसने अवध में पेजेंट मूवमेंट को और स्ट्रांग बनाया। बाय 1921 मूवमेंट थोड़ा वायलेंट हो गया, जिससे कांग्रेस लीडर्स ने खुद को इससे दूर कर लिया। लेकिन इसने अवध रेंट एक्ट ऑफ 1921 पास करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इन शॉर्ट किसान सभा ने पहली बार किसानों को एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल वॉइस दी। यस, और नेशनल मूवमेंट से जोड़ा। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चंस। यूपी किसान सभा कब फॉर्म हुई? फरवरी 1918, याद रखना, वर्ल्ड वॉर 1 के ठीक बाद। और इसके दो मेन फाउंडर्स? गौरी शंकर मिश्रा एंड इंद्र नारायण द्विवेदी। MD मिश्रा द्विवेदी। अवध किसान सभा के पीछे मेन लीडर कौन थे? बाबा रामचंद्र। उनका नाम अवध मूवमेंट से हमेशा जुड़ा रहेगा। उनका एक यूनिक प्रोटेस्ट मेथड क्या था? नाई धोबी बंद। ये सोशल बॉयकॉट का एक आसान, नॉन वायलेंट पर बहुत इफेक्टिव तरीका था। और इस पूरे मूवमेंट का लेजिस्लेटिव आउटकम क्या था? द अवध रेंट एक्ट ऑफ 1921। ये सीधा सीधा इन स्ट्रगल्स का रिजल्ट था। ओके, नाउ प्रैक्टिस सेइंग। द यूपी किसान सभा formed in 1918 by Mishra and Dwivedi was the first major step in organizing peasants and connecting them to the national movement. In short, the Kisan Sabha movement marked the shift from spontaneous revolts to organized, politically conscious peasant struggles in the 20th century. अब आते हैं एक और मूवमेंट पर जो यूपी में ही हुआ। टॉपिक: एका मूवमेंट। Broad micro-theme, a short-lived but intense peasant movement in Awadh marked by a unique blend of religious rituals and militant resistance. एका मूवमेंट। Eka. एका का मतलब है यूनिटी, तो ये यूनिटी के लिए था। हाँ, ये 1921 के एंड में हरदोई, बहराइच और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू हुआ। इसके इश्यूज थे हाई रेंट 50% से भी ज्यादा, बिगार या फोर्स्ड लेबर और लैंडलॉर्ड्स के अत्याचार। इसके लीडर्स कौन थे? कांग्रेस से थे। शुरू में कांग्रेस और खिलाफत लीडर्स ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन जल्द ही ये ग्रास रूट लीडर्स के हाथ में चला गया। मदारी पासी जैसे लीडर्स इसके फेस बने। मदारी पासी? हाँ, और उनका तरीका अलग था। वो एका या यूनिटी की शपथ दिलवाते थे। शपथ? कैसी शपथ? वो एक सिंबॉलिक रिलीजियस रिचुअल यूज करते थे। एक गड्ढा खोदकर उसमें पानी भरते थे, जिसे गंगा का प्रतीक माना जाता था, और किसानों से शपथ ली जाती थी कि वो हाई रेंट नहीं देंगे और बेदखली पर जमीन नहीं छोड़ेंगे। वाओ, दैट्स फैसिनेटिंग। रिलीजन को मोबिलाइजेशन के लिए यूज किया गया। यस, लेकिन ये मूवमेंट जल्द ही मिलिटेंट हो गया। कई जगह लैंडलॉर्ड्स पर हमले हुए। और इसका एंड कैसे हुआ? गवर्नमेंट ने इसको ब्रूटली सप्रेस कर दिया। मार्च 1922 तक मदारी पासी को अरेस्ट कर लिया गया और मूवमेंट खत्म हो गया। ये ज्यादा दिन नहीं चला। क्रॉस क्वेश्चंस।
एका मूवमेंट यूपी के किन एरियाज में एक्टिव था? अवध रीजन के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, स्पेसिफिकली याद रखो हरदोई, बहराइच, सीतापुर, HBS। इसका मेन लीडर कौन था जिसे ग्रास रूट्स का लीडर माना जाता है? मदारी पासी। एका मूवमेंट और मदारी पासी ये नाम हमेशा साथ में आते हैं। मूवमेंट का यूनिक फीचर क्या था? द यूज ऑफ अ रिलीजियस रिचुअल फॉर टेकिंग एन एका और यूनिटी प्लेज, वो पानी वाला रिचुअल। ये मूवमेंट वायलेंट था या नॉन वायलेंट? ये नॉन वायलेंट शुरू हुआ लेकिन जल्द ही मिलिटेंट और वायलेंट हो गया। ये कांग्रेस के नॉन कोऑपरेशन फ्रेमवर्क से अलग हो गया। और इसका टाइम पीरियड क्या था? एंड ऑफ 1921 टू मार्च 1922। बहुत शॉर्ट लिव्ड था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। Got it. Now practicing, the Ika movement led by Madari Pasi used religious pledges for unity but was short-lived due to its militant nature and government repression. In short, the Ika movement was a powerful but brief explosion of peasant anger in Awadh, showing a different, more militant path than the mainstream nationalist movement. अब हम चलते हैं साउथ इंडिया, एक बहुत ही controversial और tragic event, topic Mapala Revolt. Broad micro theme, a peasant uprising in the Malabar region of Kerala that began over agrarian issues but tragically acquired a communal color. Mapilas. ये कौन थे? मापिलाज मलाबार के मुस्लिम पेजेंट्स थे और वहां के लैंडलॉर्ड्स जिन्हें जेनमीज कहते थे वो मोस्टली अपर कास्ट हिंदूज थे। तो अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट था जो रिलीजियस लाइंस पर भी था। एग्जैक्टली इश्यूज थे लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, हाई रेंट्स, रिन्यूअल फीस और दूसरे ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस, ये सारे एग्रेरियन इश्यूज थे। तो इसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे लिंक किया? मापिला पेजेंट्स कांग्रेस के खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ गए। गांधी, शौकत अली जैसे लीडर्स ने मालाबार विजिट किया और उन्हें सपोर्ट किया। उन्हें लगा कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है। लेकिन फिर ये कम्युनल कैसे हो गया? अगस्त 1921 में गवर्नमेंट ने मूवमेंट के रिस्पेक्टेड लीडर्स को अरेस्ट करने की कोशिश की। इससे आग भड़क गई। मापिलाज ने पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट ऑफिसेज और हिंदू लैंडलॉर्ड्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। सो गवर्नमेंट रिप्रेशन वाज द ट्रिगर? हाँ, और जब मूवमेंट वायलेंट हुआ तो कांग्रेस लीडर्स ने खुद को इससे अलग कर लिया। अब मापिलाज आइसोलेटेड हो गए। उनका गुस्सा हिंदू लैंडलॉर्ड्स पर निकला और मूवमेंट ने कम्युनल टर्न ले लिया। फोर्सेबल कन्वर्जन्स की रिपोर्ट्स भी आईं। और इसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम बहुत बुरा हुआ। गवर्नमेंट ने इसको ब्रूटली क्रश किया। हजारों मापिलाज मारे गए। एक इनफेमस इंसिडेंट है वैगन ट्रेजेडी, जिसमें 66 मापिला प्रिजनर्स को एक बंद रेलवे वैगन में सफोकेशन से मार दिया गया। ट्रैजिक। क्रॉस क्वेश्चंस। मापिला रिवोल्ट कहाँ हुआ था? मलाबार रीजन, केरला। ये आसान है। लैंडलॉर्ड्स को वहाँ क्या कहते थे? जेनमिज। और ये मोस्टली हिंदू थे जबकि मापिलाज मुस्लिम टेनेंट्स थे। ये सोशल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। किस नेशनल मूवमेंट के साथ ये रिवोल्ट इनिशियली जुड़ा था? द खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको पहले नेशनल लीडर्स का सपोर्ट था। ये रिवोल्ट कम्युनल टर्न क्यों ले गया? दो मेन रीजंस। गवर्नमेंट रिप्रेशन ने मापिलाज को अलग थलग कर दिया और कांग्रेस लीडर्स का वायलेंट होते ही इससे पीछे हट जाना। आइसोलेशन और डेस्परेशन ने इससे कम्युनल बना दिया। जैगन ट्रेजेडी क्या थी? एक ब्रूटल इंसिडेंट जिसमें ब्रिटिश अथॉरिटीज ने 66 मापिला प्रिजनर्स को एक एयर टाइट रेलवे वैगन में बंद कर दिया, जिससे उनकी दम घुटने से मौत हो गई। इट्स अ सिंबल ऑफ द ब्रूटैलिटी ऑफ द रिप्रेशन। Horrific. Now practicing. The Mapila revolt started as an agrarian movement linked to Khilafat but took a communal turn due to isolation and government repression. In short, the Mapila revolt is a tragic reminder of how agrarian issues, when mixed with religious identity and government brutality, can lead to a communal catastrophe. एक ट्रेजेडी के बाद अब एक मास्टर क्लास इन स्ट्रेटजी पर चलते हैं। टॉपिक बारदोली सत्याग्रह। Broad micro theme, a highly organized, non-violent peasant movement in Gujarat that became a symbol of Gandhian strategy and catapulted Vallabhbhai Patel to national fame. बारदोली सत्याग्रह, हम अक्सर इसका नाम सुनते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। ये क्यों शुरू हुआ? 1926 में गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट की बारदोली तालुका में गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू में 30% का हाइक अनाउंस किया ये बहुत ज्यादा था। और पेजेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। हाँ। लोकल कांग्रेस लीडर्स ने वल्लभ भाई पटेल को इस मूवमेंट को लीड करने के लिए इनवाइट किया और यहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। सरदार पटेल की स्ट्रेटजी क्या थी? इसे इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड क्यों माना जाता है? क्योंकि ये एक मिलिट्री कैंपेन की तरह प्लान किया गया था। पटेल ने पूरी तालुका को 13 छावनीज या कैंप्स में बांटा। हर कैंप में एक्सपीरियंस लीडर्स थे। और उन्होंने प्रोपेगेंडा कैसे किया? उन्होंने बारदोली सत्याग्रह पत्रिका निकाली। इंटेलिजेंस विंग्स बनाई गई टू वॉच गवर्नमेंट मूव्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, नो टैक्स प्लेज। सबने शपथ ली कि वो एनहांस रेवेन्यू नहीं देंगे। व्हाट अबाउट दोस हु डिडंट सपोर्ट? उनका सोशल बॉयकॉट किया गया। इसमें विमेन का पार्टिसिपेशन भी जबरदस्त था। गवर्नमेंट ने रिप्रेस करने की कोशिश की। जमीनें, मवेशी जब्त किए। लेकिन पेजेंट्स टूटे नहीं। नहीं, पूरे देश से सपोर्ट मिल रहा था। फाइनली गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। एक इंक्वायरी कमेटी, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी ने क्या कहा? कमेटी ने रेवेन्यू हाइक को अनजस्ट बताया और इसे 30% से घटाकर सिर्फ 6.03% कर दिया। इट वॉज अ मैसिव विक्ट्री। इसने आजादी की लड़ाई को कैसे इम्पैक्ट किया? इसने प्रूव कर दिया कि गांधीयन नॉन वायलेंट मेथड से पावरफुल ब्रिटिश राज को भी झुकाया जा सकता है। इट बिकेम अ मॉडल फॉर फ्यूचर मूवमेंट्स। चलिए क्रॉस क्वेश्चंस। बारदोली सत्याग्रह का इमीडिएट कॉज क्या था? द 30% हाइक इन लैंड रेवेन्यू इन बारदोली तालुका। इस मूवमेंट के अनडिस्प्यूटेड लीडर कौन थे और उन्हें सरदार की उपाधि किसने दी? वल्लभ भाई पटेल। और उन्हें ये उपाधि वहां की महिलाओं ने दी। ऑर्गेनाइजेशन के दो की फीचर्स बताओ। पहला, डिवीजन इनटू 13 छावनीज। दूसरा, द यूज ऑफ बारदोली सत्याग्रह पत्रिका फॉर प्रोपेगेंडा एंड एन इंटेलिजेंस विंग। गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स को काउंटर करने के लिए पेजेंट्स ने क्या किया? उन्होंने नो टैक्स प्लेज लिया
और सोशल बॉयकॉट का अस्त्र यूज किया। फाइनल आउटकम क्या था? रेवेन्यू कितना कम हुआ? रेवेन्यू 30% से घटाकर 6.03% कर दिया गया। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इट शोज द स्केल ऑफ द विक्ट्री। Perfect. Now pause and practice saying the Bardoli Satyagraha led by Sardar Patel was a highly successful non-violent tax revolt organized with military precision that forced the government to reduce the revenue hike. In short, Bardoli was not just a peasant movement, it was a masterclass in Gandhian strategy that showcased the power of organized, non-violent mass resistance. अब तक हमने regional movements देखे, but what about an all-India body for peasants? Topic: the All India Kisan Congress Sabha. Broad macro theme, the culmination of scattered peasant organizing into a unified all-India body with a radical leftist orientation. तो All India Kisan Sabha की जरूरत क्यों पड़ी? 1930s तक peasant movements काफी बढ़ चुके थे। लीडर्स लाइक एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती को लगा कि अब एक नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म चाहिए जो इन सब स्ट्रगल्स को कोऑर्डिनेट करे। और इसमें लेफ्ट का क्या रोल था? कांग्रेस, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ने इस आइडिया को स्ट्रांगली सपोर्ट किया। उन्हें लगा कि कांग्रेस किसानों के रेडिकल डिमांड्स को पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रही। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई लखनऊ में अप्रैल 1936 में। वहां ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का पहला सेशन हुआ, जिसका नाम बाद में ऑल इंडिया किसान सभा कर दिया गया। इसके पहले लीडर्स कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले प्रेसिडेंट बने और एनजी रंगा इसके जनरल सेक्रेटरी। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उनका एजेंडा क्या था? उनकी डिमांड्स क्या थी? उन्होंने एक किसान मैनिफेस्टो इशू किया। इसमें रेडिकल डिमांड्स थीं, जैसे जमींदारी सिस्टम का एबोलिशन, लैंड रेवेन्यू में 50% कट और एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए मिनिमम वेजेस। कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन था? कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन थोड़ी दूरी बनाकर रखी। AIKS ने डिसाइड किया कि वो कांग्रेस के अंदर रहकर काम करेंगे, लेकिन अपनी अलग पहचान बनाए रखेंगे। उनका झंडा लाल था। और इसका इम्पैक्ट? इसने पेजेंट स्ट्रगल्स को एक नेशनल आइडेंटिटी और एक कॉमन प्रोग्राम दिया। आगे के सारे बड़े मूवमेंट्स जैसे तिभागा और तेलंगाना इसके इन्फ्लुएंस में हुए। क्रॉस क्वेश्चंस। ऑल इंडिया किसान सभा कब और कहां फॉर्म हुई? अप्रैल 1936, लखनऊ। लोकेशन और ईयर दोनों याद रखो। फर्स्ट प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी कौन थे? मेमोरी हैक। प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती SSS और जनरल सेक्रेटरी थे NG रंगा SSS एंड रंगा। उनकी 2 मेजर डिमांड्स क्या थीं? Abolition of the जमींदारी सिस्टम एंड a 50% रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू। ये उनके रेडिकल एजेंडा को शो करता है। उनका कांग्रेस के साथ क्या रिलेशनशिप था? अ क्रिटिकल रिलेशनशिप। वो कांग्रेस का पार्ट थे, पर उसकी मॉडरेट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे। दे वर्कड विद इन कांग्रेस बट हैड देयर ओन रेड फ्लैग एंड रेडिकल एजेंडा। AIKS का झंडा किस रंग का था? रेड फ्लैग, लाल झंडा, जो उनके लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को सिंबलाइज करता था। Okay. Now, practice saying the All India Kisan Sabha was formed in 1936 with Swami Sahajanand as president, creating a national platform for radical peasant demands. In short, the AIKS was a game changer, transforming peasant activism from a series of local protests into a powerful, ideologically driven national movement. अब देखते हैं कि जब 1937 में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी, तब क्या हुआ? Topic: Peasant movements under Congress ministries. Broad micro theme. A period of heightened peasant expectations and activism, which often brought them into conflict with the new Congress provincial governments. 1937 में इलेक्शंस हुए और कई प्रोविंसेस में कांग्रेस पावर में आई। किसानों को बहुत उम्मीद होगी। बहुत। उन्हें लगा कि अब उनकी अपनी सरकार है, अब सब अच्छा हो जाएगा। इसलिए peasant activism और बढ़ गया। They wanted the Congress to deliver on its promises. तो क्या कांग्रेस ने डिलीवर किया? Let's take some examples. केरला में क्या हुआ? केरला में स्पेशली मालाबार कम्युनिस्ट के इन्फ्लुएंस में किसानों ने पावरफुल मूवमेंट्स लॉन्च किए। उन्होंने जथाज या मार्चेस ऑर्गेनाइज किए और टेनेंसी लेजिस्लेशंस की मांग की। कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ बिल्स पास किए, पर वो किसानों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। और आंध्रा में? वहां भी जमींदारी एरियाज में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। NG रंगा ने इंडियन पीजेंट्स इंस्टीट्यूट शुरू किया टू ट्रेन पीजेंट एक्टिविस्ट्स। बिहार का क्या सीन था? बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती के अंडर किसान सभा बहुत स्ट्रांग थी। यहाँ पर बकाशी लैंड्स का इशू सबसे बड़ा था। ये वो जमीनें थी जो जमींदार्स ने किसानों से छीन ली थी। किसानों ने इन जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस मिनिस्ट्री इससे अजीब सिचुएशन में फंस गई। और पंजाब? पंजाब में भी पंजाब किसान कमेटी के अंडर टेनेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। उनका मेन इशू था रीसेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू और हाई वाटर रेट्स इन कैनाल्स। तो ओवरऑल ये अजीब सिचुएशन थी। कांग्रेस आजादी के लिए भी लड़ रही थी और अपनी ही सरकार में अपने ही लोगों के प्रोटेस्ट्स को भी हैंडल कर रही थी। बिल्कुल। उन्हें जमींदार्स और पेजेंट्स दोनों को बैलेंस करना था। इससे पेजेंट मूवमेंट्स और कांग्रेस के बीच का गैप बढ़ने लगा। लेफ्टिस्ट का इन्फ्लुएंस किसानों पर और स्ट्रांग हो गया। क्रॉस क्वेश्चंस। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कब बनी थी? आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ 1937, बिहार में पेजेंट मूवमेंट का सबसे बड़ा इशू क्या था? द बकाशी लैंड्स इशू। ये टर्म याद रखना। केरला में पेजेंट मोबिलाइजेशन में किस पार्टी का इन्फ्लुएंस था? द कम्युनिस्ट्स। उन्होंने जथाज ऑर्गेनाइज किए। NG रंगा ने आंध्रा में पेजेंट एक्टिविस्ट्स को ट्रेन करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट शुरू किया? द इंडियन पेजेंट्स इंस्टीट्यूट। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के टाइम पेजेंट एक्टिविज्म बढ़ा या घटा? बड़ा। इट इंटेंसिफाइड। किसानों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। Okay. Now practice saying, under the Congress ministries of 1937, peasant activism intensified, leading to conflicts over issues like Bakashit lands in Bihar and tenancy rights in Kerala. In short,
The period of Congress ministries was a reality check for peasants. It showed that having their own government didn't automatically solve their problems, leading to further radicalization. फिर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया। टॉपिक पेजेंट मूवमेंट्स ड्यूरिंग द वॉर। Broad micro theme. A period of initial lull followed by intense radicalization due to wartime hardships and the political vacuum created by the Quit India movement. तो वॉर के टाइम क्या हुआ? एक्टिविज्म कम हो गया होगा। शुरू में हाँ, जैसे ही वॉर शुरू हुआ, एक लल आ गया। सारे नेशनलिस्ट लीडर्स जेल में थे या अंडरग्राउंड। लेकिन वॉर ने किसानों पर असर तो डाला होगा। बहुत प्राइसेस बढ़ गए, जरूरी चीजों की कमी हो गई। 1943 में एक टेरेबल बंगाल फैमिन आया, जिसमें मिलियंस लोग मारे गए। और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या रोल था? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जब सारे बड़े कांग्रेस लीडर्स अरेस्ट हो गए, तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ। इस वैक्यूम को फिल किया कम्युनिस्ट्स ने, जिन्होंने वॉर को पीपल्स वॉर कहा और ओपनली काम करते रहे। तो उन्होंने किसानों को ऑर्गेनाइज किया। यस, ऑल इंडिया किसान सभा, जो अब मोस्टली कम्युनिस्ट के कंट्रोल में थी, इस टाइम बहुत स्ट्रांग हो गई। उन्होंने वॉर टाइम हार्डशिप्स के अगेंस्ट किसानों को मोबिलाइज किया। और इसका नतीजा? इसका नतीजा आजादी के ठीक बाद 2 बड़े एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स के रूप में निकला, तेभागा एंड तेलंगाना। वॉर ने इन मूवमेंट्स के लिए जमीन तैयार की। क्रॉस क्वेश्चंस। वॉर के शुरुआती सालों में पेजेंट एक्टिविज्म पर क्या असर हुआ? शुरू में एक लल यानी शांति आ गई। कौन सी बड़ी ट्रेजेडी वॉर के दौरान हुई? द बंगाल फैमिन ऑफ 1943। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद पॉलिटिकल वैक्यूम को किसने फिल किया? द कम्युनिस्ट्स एंड द ऑल इंडिया किसान सभा, क्योंकि उन पर बैन नहीं था। वॉर ने पेजेंट मूवमेंट्स को रेडिकलाइज कैसे किया? Through wartime hardships like price rise and famine, combined with the growing influence of the communist-led Kisan Sabha. वॉरियर्स ने किन 2 बड़े पोस्ट वॉर मूवमेंट्स की नींव रखी? Tibhaga in Bengal and Telangana in Hyderabad. Now, practice saying. The Second World War initially created a lull, but ultimately radicalized the peasantry through economic hardship and the growing influence of the Kisan Sabha. In short, the warriors acted as an incubator, creating the perfect conditions for the most radical peasant uprisings in modern Indian history. Let's talk about the first of those. Topic: Tibhaga movement. A broad micro theme. एक militant post-war struggle in Bengal by sharecroppers demanding a 2/3 share of the produce. Tibhaga. इसका मतलब क्या है? तिभागा का मतलब है 3 भाग। ये शेयरक्रॉपर्स, जिन्हें बरगदार्स कहते थे, की डिमांड थी। वो चाहते थे कि प्रोड्यूस के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से उन्हें मिलें और 1 हिस्सा लैंडलॉर्ड या जोतेदार को। अभी उन्हें कितना मिलता था? अभी उन्हें आधा या उससे भी कम मिलता था और सारे खर्चे भी उन्हीं के होते थे। इस मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था? बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा, जो कम्युनिस्ट डोमिनेटेड थी, उन्होंने सितंबर 1946 में इसकी कॉल दी। इसका स्लोगन क्या था? उनका स्लोगन था, निज खुलाने धान तोलो, मतलब अपने खलिहान में धान ले जाओ। पहले उन्हें धान को जोतेदार के खलिहान में ले जाना पड़ता था, जहां उनके साथ चीटिंग होती थी। तो किसानों ने क्या किया? उन्होंने फसल काटकर सीधे अपने घर ले जाना शुरू कर दिया और जोतेदार को उसका 1/3 हिस्सा ऑफर किया। इसमें किसका पार्टिसिपेशन ज्यादा था? इसमें पुअर पेजेंट्स और ट्राइबल कम्युनिटीज का जबरदस्त पार्टिसिपेशन था। विमेन ने भी आगे बढ़कर हिस्सा लिया। और इसका एंड कैसे हुआ? गवर्नमेंट ने इसको भी ब्रूटली सप्रेस किया, लेकिन इसने बंगाल में एग्रेरियन रिलेशंस को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके प्रेशर में आजादी के बाद बारगादारी एक्ट पास हुआ। क्रॉस क्वेश्चंस। तेभागा मूवमेंट का सेंट्रल स्लोगन क्या था और इसका मतलब क्या है? निज खुलाने धान तोलो, यानी टेक द पैडी टू योर ओन थ्रेशिंग फ्लोर। शेयर क्रॉपर्स को बंगाल में क्या कहते थे और लैंडलॉर्ड्स को? शेयर क्रॉपर्स को बारगादर्स और लैंडलॉर्ड्स को जोतेदार्स। मूवमेंट की मेन डिमांड क्या थी? तेभागा यानी 2/3 शेयर ऑफ द क्रॉप फॉर द बारगादार इंस्टेड ऑफ 1/2। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस मूवमेंट को लीड किया? द बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा, व्हिच वाज लेड बाय कम्युनिस्ट्स। इस मूवमेंट का लेजिस्लेटिव आउटकम क्या था? आजादी के बाद इसके प्रेशर में बरगादारी एक्ट पास हुआ, जिसने शेयर क्रॉपर्स को कुछ राइट्स दिए। Great. Now practicing. The Tibhaga movement was a militant struggle by Bengal's Bargadars, demanding a 2/3 share of the produce, led by the Kisan Sabha. In short, Tibhaga was a powerful assertion by sharecroppers, who for the first time challenged the traditional distribution of produce and fought for their rights. और अब the grand finale, the biggest peasant guerrilla war in modern Indian history. Topic: Telangana movement. Broad micro theme: a massive communist-led peasant uprising in the princely state of Hyderabad against feudal oppression, which evolved into a full-scale guerrilla war. हमने इसका जिक्र पहले भी किया था। Let's go deeper. यहाँ की सिचुएशन इतनी खराब क्यों थी? हैदराबाद स्टेट निजाम के अंडर आया फ्यूडल सोसाइटी थी। यहाँ के लैंडलॉर्ड्स, देशमुख्स और दोराज किसानों से वेट्टी या फोर्स लेबर करवाते थे। एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार, हर चीज एक्सट्रीम पर थी। इसकी शुरुआत कैसे हुई? जुलाई 1946 में एक विलेज मिलिटेंट दोदी कुमारैया की एक लैंडलॉर्ड के गुंडों ने हत्या कर दी। दिस वाज द स्पार्क। और इसको लीड किसने किया? द कम्युनिस्ट्स। उन्होंने पेजेंट्स को संगम्स या विलेज लेवल कमिटीज में ऑर्गेनाइज किया। मूवमेंट का स्केल क्या था? ये आग की तरह फैला। किसानों ने लैंडलॉर्ड्स पर अटैक किया, उनके डेड रिकॉर्ड्स जला दिए और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने गुरिल्ला स्क्वाड्स बनाए और निजाम की पुलिस, जिसे राजाकार्स कहते थे, से लड़ाई की। उन्होंने कितना एरिया कंट्रोल कर लिया था? अपने पीक पर उन्होंने 3000 से ज्यादा गांव पर कंट्रोल कर लिया था, जिसमें लगभग 3 मिलियन लोग रहते थे। वहां उन्होंने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। वहां उन्होंने क्या रिफॉर्म्स किए? वेती को अबॉलिश कर दिया, लैंड को लैंडलेस में रीडिस्ट्रीब्यूट किया और मिनिमम वेज फिक्स किया। विमेन के राइट्स के लिए भी काम किया। तो इसका एंड कैसे हुआ? जब 1948 में इंडियन आर्मी ने हैदराबाद को अनेक्स किया, तब उनका सामना इन कम्युनिस्ट गरीला से हुआ। इंडियन आर्मी के सामने वो टिक नहीं पाए।
1951 तक मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया। इसका लेगेसी क्या है? भले ही इसे सप्रेस कर दिया गया, इसने हैदराबाद के फ्यूडल सिस्टम की कमर तोड़ दी। इसने लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत को हाईलाइट किया और आने वाले भूदान मूवमेंट के लिए जमीन तैयार की। क्रॉस क्वेश्चंस। तेलंगाना मूवमेंट को बिगेस्ट पेजेंट गरिल्ला वॉर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा था। 3000 विलेजेस, गरिल्ला आर्मी, पैरेलल गवर्नमेंट। इस लेवल का आर्म्ड पेजेंट स्ट्रगल इंडिया में कभी नहीं हुआ। फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स को वहां क्या कहते थे और फोर्स्ड लेबर को? लैंडलॉर्ड्स को डेशमुक्स या डोरास और फोर्स लेबर को वेती। मूवमेंट का इमीडिएट ट्रिगर क्या था? द किलिंग ऑफ अ विलेज मिलिटेंट नेम्ड दोदी कुमरैया इन जुलाई 1946। इंडियन आर्मी का इस मूवमेंट से कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ? After the police action in September 1948, when the Indian state annexed Hyderabad. इस मूवमेंट के 2 पॉजिटिव आउटकम्स बताओ डिस्पाइट इट्स फेलियर। Pehla, it broke the back of feudalism in Hyderabad. Dusra, it put the issue of land reform on the national agenda. Now, practice saying the Telangana movement was India's largest peasant guerrilla war, where communists organized peasants against Vetti and Doras, running a parallel government in thousands of villages. In short, the Telangana movement, though ultimately suppressed, was an epic struggle that shook the foundations of feudalism and demonstrated the revolutionary potential of the Indian peasantry. तो दोस्तों, what a journey! आज हमने देखा कि कैसे कॉलोनियल पॉलिसीज से पैदा हुई आग ने अलग-अलग पेजेंट मूवमेंट्स को जन्म दिया और इंडिया की हिस्ट्री को शेप किया। Let's quickly recap the flow. Yes, please. Bullet 1. Early movements जैसे इंडिगो, पबना, डेक्कन ये लोकलाइज्ड थे और इनका टारगेट इमीडिएट एक्सप्लॉयटर्स थे, प्लांटर्स, जमींदार्स, मनी लेंडर्स। इनका फोकस प्योरली इकोनॉमिक था, एंटी कॉलोनियल नहीं। Right. बुलेट 2. 20th सेंचुरी में आकर पेजेंट स्ट्रगल्स नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़ गए। द किसान सभास वर फॉर्म्ड एंड लीडर्स लाइक नेहरू और पटेल गॉट इन्वॉल्व्ड। बारदोली सत्याग्रह इसका परफेक्ट एग्जांपल है। और आखिर में बुलेट 3. फाइनली पोस्ट वॉर मूवमेंट्स जैसे तेभागा और तेलंगाना सबसे रेडिकल थे। ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से ड्रिवन थे और इनका एम सिर्फ ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं बल्कि लैंड रिलेशंस को फंडामेंटली रीस्ट्रक्चर करना था। दे इवन यूज्ड गुरिल्ला वॉरफेयर। अब आपके लिए कुछ क्विक क्वेश्चंस टू टेस्ट योर मेमोरी। पहला, पबना लीग्स और डेक्कन राइट्स के मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट में 2 मेन डिफरेंसेस बताओ। पबना लीगल रेजिस्टेंस एंड रेंट स्ट्राइक। डेक्कन सोशल बॉयकॉट एंड बर्निंग ऑफ डेड बॉन्ड्स। दूसरा, बारदोली सत्याग्रह को इतना वेल ऑर्गेनाइज क्यों माना जाता है? कोई 2 रीजंस दो। डिवीजन इनटू छाविनीज एंड यूज ऑफ प्रोपेगेंडा एंड इंटेलिजेंस विंग्स। तीसरा, मापेला रिवोल्ट जो एग्रेरियन इश्यूज पर स्टार्ट हुआ आखिर में कम्युनल कैसे हो गया? ड्यू टू गवर्नमेंट रिप्रेशन एंड आइसोलेशन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट। चौथा, तेभागा मूवमेंट का सेंट्रल स्लोगन क्या था और इसका मतलब क्या है? याद है, निज कॉले ने धान तोलो, टेक द पैडी टू योर ओन थ्रेशिंग फ्लोर। पांचवा, यूपी किसान सभा के 2 फाउंडर्स कौन थे और ऑल इंडिया किसान सभा के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? यूपी किसान सभा के थे गौरी शंकर मिश्रा एंड इंदिरा नारायण द्विवेदी और AIKS के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और आखिरी, तेलंगाना मूवमेंट को बिगेस्ट पेजेंट गुरिल्ला वॉर क्यों कहते हैं? व्हाट वाज सो यूनिक अबाउट इट? स्केल, कंट्रोल ओवर 3000 villages, a guerrilla army and running a parallel government. परफेक्ट। और अब आपका चैलेंज, पिक एनी वन मूवमेंट वी डिस्कस टुडे, लेट्स से बारदोली सत्याग्रह। अब आपको इसके कॉजेज, मेथड्स और आउटकम को अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को 2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करना है। ट्राई टू प्रेजेंट इट लाइक अ स्टोरी। देखते हैं आप कितना अच्छे स्टोरी टेलर हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का इन डेप्थ सेशन ऑन पेजेंट मूवमेंट्स। अगर आपको ऐसी डिटेल्ड डिस्कशंस पसंद है जिसमें कॉन्टेक्स्ट, एनालिसिस और मेमोरी हैक सब हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताना और अपने सभी क्यूरियस दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। Until the next deep dive, keep questioning and keep learning. सोचो 1850s का इंडिया, हजारों लोग मतलब तपती धूप में रेलवे लाइंस बिछा रहे हैं। उन्हें नहीं पता था बट बेसिकली वो सिर्फ ट्रैक्स नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इंडिया के पहले मॉडर्न वर्किंग क्लास की नींव रख रहे थे। और पता है, उनका स्ट्रगल सिर्फ लो वेजेस या लॉन्ग आवर्स के लिए नहीं था। ये आजादी की लड़ाई का एक बहुत क्रिटिकल हिस्सा था। सो दैट्स कूल ना? बहुत कूल। इससे पहले कि हम इस फैसिनेटिंग स्टोरी में डाइव इन करें, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक करो और हाँ, वो नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा देना सो यू डोंट मिस एनी सेशन। एग्जैक्टली। सो आज का टॉपिक है द इंडियन वर्किंग क्लास मूवमेंट, अ डीप डाइव। और इस पूरी डिस्कशन का हमारा ब्रॉड मैक्रो थीम होगा द एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन वर्किंग क्लास मूवमेंट फ्रॉम फिलैंथ्रोपी टू अ पॉलिटिकल फोर्स। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? चलो लेट्स मैप इट आउट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया में वर्किंग क्लास का जन्म कैसे हुआ और उनका वो डुअल स्ट्रगल क्या था। राइट। फिर वी लुक एट द अर्ली एफर्ट्स और स्वदेशी मूवमेंट के दौरान उनकी भूमिका पर नजर डालेंगे। इंपॉर्टेंट फेज है वो। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट और AITUC के फॉर्मेशन की कहानी समझेंगे। द बिग वन, AITUC। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट लॉज जैसे द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929 की बात करेंगे। हाँ, द लीगल साइड। We'll also cover the Meerut conspiracy केस और AITUC के स्प्लिट और रीयूनिफिकेशन को, वो भी डिटेल में। बिल्कुल। और फाइनली हम देखेंगे कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के अंडर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइम वर्कर्स की क्या स्थिति थी। रेडी हो? एब्सोल्युटली, लेट्स अनपैक दिस। ओके, तो मैप में सबसे पहले द मूवमेंट ऑफ द वर्किंग क्लास और कॉटन जूट मिल्स जैसी मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई। तो इनमें काम करने वाले लाखों लोगों से ही मॉडर्न इंडियन वर्किंग क्लास बना। सिंपल,
चलो एक पिक्चर पेंट करता हूँ। इमेजिन करो तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपना गांव छोड़कर शहर आते हैं एक नई कॉटन मिल में काम करने। ओके। वहां उन्हें क्या मिलता है? लो वेजेस, 14-15 घंटे काम और एक्सट्रीमली अनसेफ कंडीशंस। ओह गॉड। अब उनकी फाइट सिर्फ मिल के मालिक से नहीं है, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी है, जो इन मालिक को सपोर्ट करती है। यही था ड्यूअल स्ट्रगल। तो आहा, कहानी शुरू होती है मॉडर्न इंडस्ट्री के आने से। रेलवेज के कंस्ट्रक्शन ने हजारों लोगों को एक साथ काम पर लगाया और यहीं से मॉडर्न इंडियन वर्किंग क्लास की शुरुआत हुई प्रिसाइसली। और जैसे जैसे रेलवेज फैली, एंसिलरी इंडस्ट्रीज मतलब सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज जैसे कोल और स्टील भी डेवलप हुई। राइट। फिर आई कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज। इन सब में अ ह्यूज नंबर ऑफ वर्कर्स की जरूरत थी। बट इन वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन तो बिल्कुल यूरोप के इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा ही था, राइट? मतलब वही लो वेजेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अनहाइजीनिक कंडीशंस और यहाँ तक कि चाइल्ड लेबर भी। हाँ, एक्सप्लॉयटेशन के तरीके तो सेम थे, पर यहाँ एक यूनिक इंडियन एंगल था, कॉलोनियलिज्म। अच्छा। तो इंडियन वर्किंग क्लास को दो दुश्मनों से एक साथ लड़ना पड़ रहा था। एक तरफ एन इंपीरियलिस्ट पॉलिटिकल रूल यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। और दूसरी तरफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय बोथ फॉरेन एंड नेटिव कैपिटलिस्ट क्लासेस। इसी को डुअल एंटागनिज्म कहते हैं। ये टर्म याद रखना। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब ये हुआ कि वर्कर्स की लड़ाई अब सिर्फ बेटर सैलरी के लिए नहीं रह गई थी। इट बिकेम इंटरट्वाइंड विद द पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर नेशनल इमेंसिपेशन। सही बात। मतलब मजदूर आंदोलन आजादी के आंदोलन का हिस्सा बन गया। इन शॉर्ट, कॉलोनियलिज्म की प्रेजेंस ने इंडियन वर्किंग क्लास मूवमेंट को एक डिस्टिंक्टिव टच दिया, जिससे वो शुरुआत से ही फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। दैट मेक सेंस। लेकिन ये डुअल एंटागनिज्म का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से सिंपल वर्ड्स में समझाओ, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। देखो, डुअल मतलब दो, एंटागनिज्म मतलब दुश्मनी या विरोध। तो वर्कर्स की दोहरी दुश्मनी थी। पहला ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट रूल से, करेक्ट, और दूसरा कैपिटलिस्ट क्लास से, जिसमें विदेशी और इंडियन दोनों शामिल थे। एक ही टाइम पे पॉलिटिकल रूलर से भी लड़ना और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटर से भी। समझे? एमरी हैक है इसके लिए। ग्रेट क्वेश्चन। बस RCCJ याद रखो। RCCJ। R for railways, C for coal, C for cotton and J for jute। RCCJ। रेलवेज तो बैकबोन थी और बाकी सब उसके आसपास ग्रो हुआ। सिंपल है ना? ओके, एक और सवाल। क्या इंडियन वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन वेस्टर्न वर्कर्स से अलग था? फंडामेंटली लो वेजेस और लॉन्ग आवर्स तो हर जगह सेम ही थे, पर कॉन्टेक्स्ट अलग था। की डिफरेंस था कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म। हाँ, इंडियन वर्कर एक गुलाम देश में लड़ रहा था। एक ब्रिटिश वर्कर अपने हक के लिए अपनी गवर्नमेंट से अपील कर सकता था, पर एक इंडियन वर्कर के लिए गवर्नमेंट ही तो प्राइमरी ऑप्रेसर थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वर्कर्स मूवमेंट नेचुरली नेशनलिस्ट था, अपने नेचर से ही? यस, इनएविटेबली जब आपका पॉलिटिकल रूलर ही आपके एक्सप्लॉइटर को सपोर्ट कर रहा है, तो आपकी इकोनॉमिक लड़ाई अपने आप पॉलिटिकल बन जाती है। तो मूवमेंट नेचुरली नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम से जुड़ गया। और ये सब किस टाइम पीरियड में हो रहा था? ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ था इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मोटा-मोटा 1850s के बाद। ये याद रखना। Okay, now pause and practice saying. The Indian working class faced a dual antagonism, imperialist rule and capitalist exploitation. In short, the birth of modern industry in India created a working class that had to fight a unique two-front war, which automatically linked their struggle to the fight for national freedom. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अर्ली एफर्ट्स। यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। The heading is Initial Philanthropic Efforts and the Indifference of Early Moderates. फिर शुरुआत में वर्कर्स की हेल्प के लिए जो कोशिशें हुई, वो बड़े नेशनल लीडर्स ने नहीं, बल्कि कुछ सोशल रिफॉर्मर्स ने की थी। ये फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स थे, मतलब दया भाव से किए गए काम, और ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। सोचो, एक सोशल वर्कर है जो फैक्ट्री के बाहर छोटे बच्चों को काम करते देखता है। वो उनके लिए एक नाइट स्कूल या एक छोटा सा क्लब खोल देता है। ठीक है, अच्छा काम है। हाँ, बहुत अच्छा काम है, बट इट्स आइसोलेटेड। ये पूरे सिस्टम को चैलेंज नहीं कर रहा। बस ऐसे ही थे द अर्ली एफर्ट्स। तो सवाल ये है कि कांग्रेस के जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स थे, मॉडरेट्स, वो वर्कर्स के बारे में क्या सोचते थे? हाँ, और इसका जवाब काफी सरप्राइजिंग है। The early nationalists were largely indifferent to the labor's cause. उन्हें लगता था कि अगर वर्कर्स के लिए लॉज बनाए गए तो इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज का कंपेटिटिव एज ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के सामने कम हो जाएगा। ओके, वेट, लेट्स अनपैक दिस इंडिफरेंस। इसके पीछे मेन रीजंस क्या थे? 4 मेन रीजंस थे। एक, वो इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज और ब्रिटिश ओन्ड फैक्ट्रीज के वर्कर्स में डिफरेंशिएट करते थे। अच्छा। 2, उन्हें डर था कि कोई भी लेबर लेजिस्लेशन इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को नुकसान पहुंचाएगा। 3, वो नेशनल मूवमेंट को क्लास के बेसिस पर बांटना नहीं चाहते थे। और 4, इसी वजह से उन्होंने फैक्ट्री एक्ट्स ऑफ 1881 एंड 1891 को सपोर्ट नहीं किया। ये तो एक मेजर कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। वो नेशन के लिए लड़ रहे थे, पर नेशन के एक इतने बड़े हिस्से को इग्नोर कर रहे थे। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि शुरुआती कोशिशें ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्शंस नहीं थी। वो आइसोलेटेड थी, स्पोरेडिक थी और फिलैंथ्रोपिक थी। पर फिर भी कुछ पायनियर्स ने कमाल का काम किया और नींव रखी। So the early phase was marked by the indifference of mainstream nationalism, but the seeds were being sown by individual reformers. एग्जैक्टली। और अब आते हैं पायनियर्स पर। 1870 में सासीपादा बैनर्जी ने एक वर्किंग मेंस क्लब और एक न्यूज़पेपर भारत श्रमजीवी शुरू किया। वाओ। 1878 में सौराबजी शाहपुरजी बंगाली ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए एक बिल पास करवाने की कोशिश की। ओके। और 1880 में नारायण मेघाजी लोखंडे ने न्यूज़पेपर दीन बंधु शुरू किया और बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन बनाई, जो एक तरह से इंडिया की पहली ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन थी। चलो एक क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग राउंड करते हैं।
मॉडरेट्स ने फैक्ट्री एक्ट्स ऑफ 1881 और 1891 का सपोर्ट एग्जैक्टली क्यों नहीं किया? प्राइमरीली क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक्ट्स एक ब्रिटिश साजिश है ताकि नई नई उभर रही इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान हो और वो कम कम्पिटिटिव हो जाए। उन्होंने इसे इकोनॉमिक अटैक की तरह देखा, ह्यूमैनिटेरियन लॉ की तरह नहीं। ठीक है। 1870 में सासीपादा बनर्जिया ने क्या शुरू किया था? इसके लिए कोई मेमोरी ट्रिक? सासीपादा बनर्जिया ने एक वर्किंग मेंस क्लब और न्यूज़पेपर भारत श्रमजीवी शुरू किया था। ऐसे याद रखो, सासीपादा 1870 श्रमजीवी, द ट्रिपल एस ऑफ अर्ली लेबर रिफॉर्म। नाइस। और 1880s में नारायण मेघाजी लोखंडे का बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? ही वॉज अ जायंट। उन्होंने न्यूज़पेपर दीनबंधु शुरू किया और बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की। लोखंडे लोहा जैसा साउंड करता है ना, यानी आयरन। सोचो, वो आयरन मैन थे जिन्होंने वर्कर्स को स्ट्रेंथ दी। ग्रेट हैक। फर्स्ट मेजर स्ट्राइक कब और कहाँ हुई? फर्स्ट मेजर स्ट्राइक 1899 में हुई बाय द वर्कर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज, और इसको तिलक के न्यूज़पेपर्स केसरी और महाराथा से सपोर्ट मिला था। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अब एक नेशनलिस्ट लीडर वर्कर्स की स्ट्राइक को बैक कर रहा था। और सोराबजी शपूरजी बंगाली का नाम भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 1878 में वो उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने लीगल सिस्टम का इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए एक बिल पास करवाने का अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट फेल हुआ, पर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म की तरफ ये पहला कदम था। Okay, practice saying the names of the three pioneers. Sasipada Banerjee, Sarabji Shapurji Bengali, and Narayan Meghaji Lokhande. In short, the early phase saw mainstream political indifference, but philanthropic pioneers laid the groundwork for future organized action. Moving on, अभी तक movement philanthropic था, अब it's about to get political. Topic number 3, during Swadeshi upsurge. Let's call this politicization of the working class during the Swadeshi era. स्वदेशी मूवमेंट के दौरान 1905 से 1908 तक पहली बार वर्कर्स बड़े पॉलिटिकल इश्यूज के लिए हड़ताल पर गए। उनकी लड़ाई अब सिर्फ सैलरी के लिए नहीं थी, बल्कि देश के लिए थी। दिस वाज अ गेम चेंजर। Exactly. इमेजिन करो कि गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के वर्कर्स ये कहकर हड़ताल कर दें कि हम ब्रिटिश सरकार के एंटी नेशनल पैम्फलेट्स नहीं छापेंगे। वाओ। ये एक पॉलिटिकल स्ट्राइक है। यही स्वदेशी के टाइम हुआ। तो 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट ने पूरे देश में एक आग सी लगा दी, एंड द वर्किंग क्लास वाज राइट इन द मिडल ऑफ इट। यहाँ हम एक क्लियर शिफ्ट देखते हैं। वर्कर्स ने बड़े पॉलिटिकल मुद्दों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। स्ट्राइक्स की सेक्टर्स में ऑर्गेनाइज की गई, जैसे गवर्नमेंट प्रेस, रेलवेज और जूट इंडस्ट्री। इस फेज के की लीडर्स कौन थे? अश्विनी कुमार बैनर्जी, प्रभात कुमार रॉय चौधरी, प्रेमतोष बोस और अपूर्वा कुमार घोष जैसे लीडर्स ने स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज की। और साउथ में? साउथ में सुब्रमण्य शिवा और चिदम्बरम पिल्लाई ने टूटिकोरिन और तिरुनेलवेली में स्ट्राइक्स ईड की, जिसके लिए उन्हें अरेस्ट भी किया गया। बट इस पीरियड की सबसे बड़ी स्ट्राइक तिलक के अरेस्ट और ट्रायल के बाद 1908 में ऑर्गेनाइज की गई थी। हाँ, ये साफ दिखाता है कि लेबर एक्शन और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के बीच क्या लिंक था। वर्कर्स को उनकी पॉलिटिकल आवाज मिल गई थी। सो द स्वदेशी मूवमेंट एक टर्निंग पॉइंट था। इसने बिखरे हुए इकोनॉमिक प्रोटेस्ट्स को ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्शन में बदल दिया। भले ही फॉर्मल ट्रेड यूनियंस बनाने की कोशिशें अभी तक बहुत सफल नहीं हुई थी। क्विक क्वेश्चंस। स्वदेशी एरा में स्ट्राइक्स का नेचर कैसे बदला? वो प्योरली इकोनॉमिक से पॉलिटिकल हो गए। अब वर्कर्स नेशनलिस्ट कॉजेस के लिए स्ट्राइक कर रहे थे, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल का विरोध या किसी नेशनलिस्ट लीडर को सपोर्ट करना, सिर्फ वेजेस के लिए नहीं। साउथ इंडिया में स्वदेशी एरा लेबर मूवमेंट के दो बड़े लीडर्स कौन थे? सुब्रमण्य शिवा और चिदम्बरम पिल्लाई। उन्होंने टुटिकोरिन और तिरुनेलवेली की टेक्सटाइल मिल्स में स्ट्राइक्स लीड की। ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नाम है। किस इवेंट ने इस पीरियड की सबसे बड़ी स्ट्राइक ट्रिगर की? बाल गंगाधर तिलक का अरेस्ट और ट्रायल 1908 में। ये वर्कर्स और तिलक जैसे नेशनलिस्ट लीडर्स के बीच गहरे इमोशनल और पॉलिटिकल कनेक्शन को दिखाता है। क्या इस दौरान सक्सेसफुल ट्रेड यूनियंस बन पाई थी? नॉट रियली। बहुत कोशिशें हुई, पर वो लॉन्ग रन में स्टेबल या सक्सेसफुल नहीं थी। ऑर्गेनाइजेशन अभी भी नेसेंट स्टेज में, यानी शुरुआती दौर में थी। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स हुई? गवर्नमेंट प्रेस, रेलवेज और जूट इंडस्ट्री, बेसिकली स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, जहां स्ट्राइक से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज्यादा डिस्ट्रप्शन हो सकता था। Now, pause and practicing. During the Swadeshi upsurge, worker strikes became political, with the biggest strike following Tilak's arrest. In short, the Swadeshi movement politicized the Indian worker, linking their struggles directly to the larger nationalist cause for the first time. So the political consciousness जाग तो गई थी, पर अभी भी बिखरी हुई थी। इसे एक साथ लाने के लिए एक बड़े ग्लोबल इवेंट की जरूरत थी। Next up, during the First World War and after. यह हेडिंग है Impact of WWI and International Events on Trade Unionism. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए तो जबरदस्त प्रॉफिट का टाइम था, पर वर्कर्स के लिए इसका मतलब था लो वेजेस और बढ़ती महंगाई। बिल्कुल। इस डिसकंटेंट प्लस गांधी जी का आना और रशियन रेवोल्यूशन जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स ने इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियंस बनाने की जरूरत पैदा की। The war changed everything. एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, कीमतें आसमान छू रही थी और इंडस्ट्रियलिस्ट जबरदस्त मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन वर्कर्स के लिए बहुत कम वेजेस। इससे पूरे देश में मैसिव डिसकंटेंट फैल गया। उसी टाइम नेशनल स्टेज पर गांधी जी के आने से एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें वर्कर्स और पेजेंट्स को मोबिलाइज करने पर जोर दिया गया। तो एक जरूरत महसूस हुई कि वर्कर्स को ठीक से ट्रेड यूनियंस में ऑर्गेनाइज किया जाए। यो याद रखना, एक 1917 में सोवियत यूनियन में एक सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना। ओके। 2 कॉमिंटर्न यानी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का फॉर्मेशन।
और 3 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO का सेटअप होना। इन इवेंट्स ने इंडिया के मूवमेंट को एक नया डायमेंशन दिया। अब वर्कर्स को लगा कि उनकी लड़ाई ग्लोबल है और उन्हें भी ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। इसने एक नेशनल लेवल ट्रेड यूनियन के जन्म के लिए स्टेज सेट कर दिया। सही बात। ओके, इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। WWI का इंडियन वर्कर्स पर डायरेक्ट इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ा? दो चीजें, जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतें और बहुत कम रुके हुए वेजेस। इससे उनके घर का बजट बिगड़ गया और चारों तरफ डिस्कंटेंट फैल गया। इस पीरियड में नेशनल मूवमेंट में ऐसा क्या हुआ जिससे वर्कर मोबिलाइजेशन को मदद मिली? गांधी जी का आना, उनके तरीकों में आम जनता को मोबिलाइज करने पर जोर था। उनका मानना था कि आजादी सिर्फ एलिट्स नहीं जीत सकते, इसके लिए वर्कर्स और पेजेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। वो 3 इंटरनेशनल इवेंट्स कौन से थे जिन्होंने इंडियन लेबर मूवमेंट को इंस्पायर किया? इसके लिए कोई मेमोरी हैक? बस SRI याद रखो। SRI। S फॉर सोवियत रिपब्लिक, R फॉर रशियन रेवोल्यूशन जिसने सोवियत रिपब्लिक बनाया, एंड I फॉर ILO। SRI, सोवियत रिपब्लिक ने दिखाया कि एक देश वर्कर्स चला सकते हैं और ILO ने दिखाया कि वर्कर्स राइट्स अब एक ग्लोबल इशू है। ILO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके फॉर्मेशन से इंडियन वर्कर्स को कॉन्फिडेंस मिला कि वो अकेले नहीं है, उनके अधिकारों की बात अब ग्लोबल स्टेज पर हो रही है। तो WWI के बाद वर्कर्स के बीच में फीलिंग क्या थी? इकोनॉमिक परेशानी के कारण एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्कंटेंट और एक साफ एहसास कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड नेशनल लेवल ट्रेड यूनियन की जरूरत है। Let's practice the 3 international events: Soviet Republic, Comintern, and the ILO. In short, the economic hardship of WW1, coupled with Gandhian mobilization and inspiring international events, created the perfect storm for the formation of organized trade unions in India. और ये हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे अगले टॉपिक पर ले जाता है, the AITUC, the big one. The heading is simple: establishment of the AITUC and its link with the INC. In response to everything we just discussed, इंडिया की पहली नेशनल ट्रेड यूनियन बॉडी, the All India Trade Union Congress, AITUC, 1920 में बनी। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था दोस्त। ओके, डेट और नाम याद रखना। The All India Trade Union Congress was founded on October 31, 1920. इसके पहले प्रेसिडेंट थे मशहूर नेशनलिस्ट लीडर लाला लाजपत राय और पहले जनरल सेक्रेटरी थे दीवान चमन लाल। यहाँ से चीजें रियली इंटरेस्टिंग हो जाती है। लाला लाजपत राय पहले इंसान थे जिन्होंने इंडिया में कैपिटलिज्म को इंपीरियलिज्म से साफ साफ जोड़ा। उनका फेमस कोट था, इंपीरियलिज्म एंड मिलिटरिज्म आर द ट्विन चिल्ड्रन ऑफ कैपिटलिज्म। AITUC के इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत गहरे लिंक्स थे। CR दास, नेहरू, सुभाष बोस, सरोजिनी नायडू और VV गिरी जैसे सभी बड़े नेता इससे जुड़े थे। यहाँ तक कि 1922 के कांग्रेस के गया सेशन में तो इसके फॉर्मेशन को वेलकम करते हुए एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया। हाँ, और CR दास ने तो साफ कहा था कि कांग्रेस को वर्कर्स और पीजेंट्स का कॉज उठाना चाहिए, वरना वो मूवमेंट से अलग थलग पड़ जाएंगे। शुरुआत में AITUC पर ब्रिटिश लेबर पार्टी के सोशल डेमोक्रेटिक आइडियाज और गांधीयन फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस, ट्रस्टीशिप और क्लास कोलैबोरेशन का बहुत गहरा प्रभाव था। हाँ बिल्कुल, गांधी जी ने खुद अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को 1918 में ऑर्गेनाइज करने में हेल्प की थी, जहां प्रोटेस्ट के जरिए वर्कर्स को 35% वेज हाइक मिला। तो AITUC सिर्फ एक कम्युनिस्ट बॉडी नहीं थी, ये एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म था अलग अलग आइडियोलॉजीज के लिए। ओके, क्विज टाइम। AITUC के फॉर्मेशन की एग्जैक्ट डेट क्या है? कोई फन तरीका है याद रखने का? October 31, 1920। ये हेलोवीन है, ऐसे याद रखो। वर्कर्स ने ऑर्गेनाइज होकर कैपिटल्स को डरा दिया। कूल ना? दैट्स अ गुड वन। फर्स्ट प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी कौन थे? प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय, जनरल सेक्रेटरी दीवान चमन लाल। याद रखो, प्रेसिडेंट एक लाला थे और जनरल सेक्रेटरी एक दीवान। फेमस कोट, इंपीरियलिज्म एंड मिलिटरिज्म आर द ट्विन चिल्ड्रन ऑफ कैपिटलिज्म। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। ये कोट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को जोड़ता है। कांग्रेस के किस सेशन में AITUC के फॉर्मेशन को वेलकम किया गया था? 1922 के गया सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट CR दास थे। ये कांग्रेस का ऑफिशियल एंडोर्समेंट दिखाता है। और गांधी जी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किस लेबर एसोसिएशन के साथ था? द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 में। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के एक गांधीयन मॉडल ऑफ ट्रस्टीशिप और आर्बिट्रेशन का एक क्लासिक एग्जांपल है। Practice saying the key fact. The AITUC was formed on October 31, 1920 with Lala Lajpat Rai as its first president. In short, the AITUC's formation in 1920 marked a pivotal moment, creating a national platform for workers with strong initial ties to the Indian National Congress and Gandhian ideals. Okay. अब यूनियंस ऑर्गेनाइज हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट रिएक्ट करेगी। चलो अब लॉ की बात करते हैं। टॉपिक, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। यहाँ कोर आइडिया है लीगल रिकग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, ग्रांटिंग लेजिटिमेसी बट आल्सो रिस्ट्रिक्टिंग देयर पॉलिटिकल एक्शन। तो ये एक्ट एक डबल एज सॉर्ड जैसा था। एक तरफ इसने ट्रेड यूनियंस को लीगल एसोसिएशंस के रूप में मान्यता दी, ये एक बहुत बड़ी जीत थी। हाँ। इसने उनके रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए कंडीशंस भी तय की। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसने उन्हें लेजिटिमेट एक्टिविटीज के लिए प्रोसिक्यूशन से सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की इम्यूनिटी दी। मतलब एक लीगल स्ट्राइक के लिए अब उन्हें जेल नहीं हो सकती थी। बट और ये एक बड़ा बट है, इसने उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। सो उन्हें एक लीगल आइडेंटिटी तो दी, पर उनके पॉलिटिकल पर काटने की कोशिश की। Wow. एक क्लासिक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच बाय द ब्रिटिश। एग्जैक्टली।
ये मूवमेंट को एक लीगल फ्रेमवर्क में लाकर उसे कंट्रोल करने, उसे टेम करने की एक चाल थी। पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे? एक्ट ने स्पेसिफाई किया कि पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूनियन के फंड्स को अलग रखना होगा और मेंबर्स को इस फंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए वॉलंटरीली ऑप्ट इन करना पड़ेगा। ये नेशनलिस्ट कॉजेस को ऑटोमेटिक फ्लो ऑफ मनी रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। तो गवर्नमेंट बेसिकली कह रही थी तुम एग्जिस्ट कर सकते हो, बेटर वेजेस मांग सकते हो, पर पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। प्रिसाइसली, ये उस मूवमेंट को डीपोलिटिसाइज करने की कोशिश थी जो, जैसा कि हमने देखा, लगातार पॉलिटिकल होता जा रहा था। क्या ये एक्ट यूनियंस को कंट्रोल करने में सफल रहा? पूरी तरह नहीं। भले ही इसने एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया, पर लेट 1920s में बढ़ते कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस ने मूवमेंट को और ज्यादा मिलिटेंसी की तरफ धकेल दिया, जिसका अंदाजा शायद गवर्नमेंट को नहीं था। इस एक्ट से एक एवरेज वर्कर के लिए जमीन पर क्या बदला? एक एवरेज वर्कर के लिए इसका मतलब था कि उनकी यूनियन अब एक लेजिटिमेट बॉडी है। इससे उन्हें एक सिक्योरिटी और फॉर्मल रिकॉग्निशन का एहसास हुआ। वो अब कानून की नजर में सिर्फ एक प्रोटेस्ट करने वाली भीड़ नहीं थे। ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल बूस्ट था। 1926 एक्ट से मेन टेकअवे क्या है? ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन था जिसने इंडिया में ट्रेड यूनियनिज्म को लेजिटिमाइज किया, पर इसने गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी को भी उजागर किया कि वो उसके रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल को रोकना चाहती थी। Now practice saying. The Trade Union Act of 1926 recognized unions as legal associations but restricted their political activities. In short, the 1926 Act was a strategic move by the government to formalize and control the trade union movement, granting legal status in exchange for political limitations. ये हमें एक बहुत ही फायरी पीरियड में ले जाता है, लेट 1920s। The theme is the rise of communist influence leading to militant unionism and a severe government legislative crackdown. लेट 1920s में मूवमेंट पर कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग हो गया। हाँ। इसने उसे एक बहुत मिलिटेंट और रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर दे दिया। अब बात सिर्फ पेटिशंस तक सीमित नहीं थी। Absolutely. साल 1928 इन पर्टिकुलर में अनप्रेसिडेंटेड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट देखा गया। इसका सबसे मशहूर एग्जाम्पल है बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स में 6 महीने लंबी हड़ताल, जिसे गिरनी कामगिर यूनियन ने लीड किया था। ये मैसिव था। इस टाइम के इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट लीडर्स कौन थे? इस दौर में हम अलग अलग कम्युनिस्ट ग्रुप्स को क्रिस्टलाइज होते देखते हैं, जिसमें एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, पी.सी. जोशी और सोहन सिंह जोशी जैसे नेता बहुत प्रोमिनेंट हो गए। अब जाहिर है गवर्नमेंट इस एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस के अंडर ट्रेड यूनियन मूवमेंट की बढ़ती ताकत से घबरा गई, तो उन्होंने और भी सख्त लेजिस्लेटिव रेस्ट्रिक्शंस का सहारा लिया। राइट, वो दो नए हथियार लेकर आए। पहला द पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस ऑफ 1929 और दूसरा द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट TDA ऑफ 1929। चलो TDA के बारे में बात करते हैं। TDA ऑफ 1929 बहुत ही कठोर था। 3 की पॉइंट्स याद रखो। एक, इसने पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे रेलवेज, पोस्ट, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी में स्ट्राइक्स को इलीगल बना दिया, ओह, जब तक हर वर्कर 1 महीने का एडवांस नोटिस ना दे। 2, इसने कोवर्सिव या प्योरली पॉलिटिकल नेचर की ट्रेड यूनियन एक्टिविटी और यहां तक कि सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स को भी बंद कर दिया। और 3, इसने विवादों को सुलझाने के लिए कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी की नियुक्ति को कंपलसरी बना दिया, जिससे यूनियन से पावर छिन गई। तो बेसिकली वो स्ट्राइक्स को लीगली ऑर्गेनाइज करना लगभग नामुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, खासकर उन की सेक्टर्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन को रोक सकते थे। वो 1 महीने की नोटिस वाली शर्त सरप्राइज के एलिमेंट को खत्म करने के लिए बनाई गई थी, ताकि गवर्नमेंट को वर्कर्स को धमकाने और रिप्लेसमेंट्स लाने का टाइम मिल जाए। ये सिंपैथेटिक स्ट्राइक क्या होता है? सिंपैथेटिक स्ट्राइक तब होती है जब वर्कर्स का एक ग्रुप उन वर्कर्स के दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए स्ट्राइक पर चला जाता है जो पहले से ही स्ट्राइक पर हैं, जैसे रेलवे वर्कर्स का टेक्सटाइल वर्कर्स के समर्थन में हड़ताल करना। TUDA ने इस शक्तिशाली टूल ऑफ यूनिटी को इलीगल बना दिया। गिरनी कामगार यूनियन क्या थी? ये बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स की एक बहुत प्रभावशाली कम्युनिस्ट लेड ट्रेड यूनियन थी। गिरनी मतलब मिल और कंगार मतलब वर्कर। ये 1928 की विशाल हड़ताल में सबसे आगे थी और मिलिटेंट यूनियनिज्म का प्रतीक बन गई। तो ऐसे डांगे यहाँ एक की फिगर थे। यस, S.A. डांगे सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआती कम्युनिस्ट नेताओं में से एक थे और इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट के संस्थापकों में से थे। वो इस दौर की ट्रेड यूनियन गतिविधियों में एक सेंट्रल फिगर थे। 1926 एक्ट और 1929 एक्ट में मेन डिफरेंस क्या था? 1926 एक्ट रिकॉग्निशन और रेगुलेशन के बारे में था, जबकि 1929 TDA पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन और सप्रेशन के बारे में था। ये मूवमेंट की बढ़ती मिलिटेंसी पर एक डायरेक्ट, घबराहट भरी प्रतिक्रिया थी। Let's practice. The late 1920s saw rising communist influence, leading to the Restrictive Trade Disputes Act of 1929. In short, alarmed by the militant turn of the labor movement under communist influence, the British government passed the Trade Disputes Act of 1929 to severely restrict the workers' right to strike. और गवर्नमेंट सिर्फ कानून बनाने पर ही नहीं रुकी। ये हमें ले जाता है बदनाम मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 पर। यहाँ थीम है a major government attempt to suppress communist labor leaders, which weakened the movement in the short term despite gaining international publicity. तो हुआ क्या? चलो इसे कहानी की तरह बताते हैं। मार्च 1929 की एक सुबह पुलिस ने पूरे इंडिया में 31 लेबर लीडर्स के दरवाजे खटखटाए। उन्होंने कम्युनिस्ट्स, ट्रेड यूनियनिस्ट्स और यहाँ तक कि 3 ब्रिटिश नागरिकों को भी अरेस्ट कर लिया। इट वॉज अ मैसिव कोऑर्डिनेटेड क्रैकडाउन। इसका ट्रायल 3.5 साल तक चला और इसके परिणाम स्वरूप मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, फिलिप स्प्रैट, बेन ब्रैडली, शौकत उस्मानी और अन्य प्रमुख नेताओं को सजा हुई। फिलिप स्प्रैट और बेन ब्रैडली तो ब्रिटिश नाम है।
वो इंडिया में क्या कर रहे थे? वो ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे जिन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में मदद के लिए भेजा था। उनकी गिरफ्तारी ने दिखाया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरनेशनल कम्युनिस्ट कनेक्शन से कितनी डरी हुई थी। इस ट्रायल को वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी मिली, तो क्या इससे मूवमेंट को मदद मिली? यस एंड नो। इस ट्रायल ने वर्कर्स के कॉज को इंटरनेशनल मंच पर जरूर लाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन और एच.जी. वेल्स जैसे मशहूर इंटेलेक्चुअल्स ने इस ट्रायल की निंदा की, ओके, पर इंडिया में इसका इमीडिएट इफेक्ट बहुत बुरा था। अपने सभी टॉप लीडर्स के जेल में होने से वर्किंग क्लास मूवमेंट गंभीर रूप से कमजोर हो गया। ये एक ऐसी सर्जरी थी जो सफल तो हुई पर मरीज मरते मरते बचा। तो मोमेंटम खो गया। हाँ, काफी हद तक। वर्कर्स ने 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा तो लिया, पर 1931 के बाद वर्किंग क्लास मूवमेंट के मोमेंटम में एक साफ गिरावट आई, जिसका एक बड़ा कारण मीरठ केस से पैदा हुआ लीडरशिप वैक्यूम था। इसे मीरठ कंस्पिरेसी केस क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रायल जानबूझकर मीरठ में रखा गया था, जो एक छोटा सा शहर है। गवर्नमेंट एक जूरी ट्रायल से बचना चाहती थी, जो बॉम्बे या कलकत्ता जैसे बड़े प्रेसिडेंसी टाउन्स में जरूरी था। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि इससे मीडिया की नजर से दूर रखा जाएगा। हालांकि यह प्लान पूरी तरह से बैकफायर कर गया। तो ये कम्युनिस्ट लीडरशिप का सर कुचलने की एक सीधी कोशिश थी। एब्सोल्युटली। ये लेबर मूवमेंट के रेडिकल विंग को कुचलने के लिए एक सोची समझे चोट थी, जिसका मकसद उसके सबसे प्रभावशाली ऑर्गेनाइजर्स को बंद करना था। टोटल कितने लीडर्स अरेस्ट हुए थे? ये एक की फैक्ट है। 31 लेबर लीडर्स। ये नंबर एग्जाम्स के लिए याद रखना जरूरी है। सजा पाने वाले मुख्य आरोपी कौन थे? याद रखने के लिए 2 टॉप इंडियंस और 2 ब्रिटिशर्स के नाम याद रखो। मुजफ्फर अहमद, एसे दांगे और 2 ब्रिटिश कम्युनिस्ट, फिलिप स्प्रैट एंड बेन ब्रैडले। इस केस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या था? The Meerut conspiracy case of 1929 was a government crackdown that jailed 31 labor leaders and weakened the movement. In short, the Meerut conspiracy case, while gaining international sympathy for the Indian workers' cause, effectively decapitated the radical leadership of the movement, leading to a temporary decline in its strength. मूवमेंट को गवर्नमेंट ने कमजोर किया और फिर उसे एक आंतरिक चुनौती का सामना करना पड़ा। हमारा अगला टॉपिक, AITUC split and reunification. यहाँ मेन आइडिया है in ideological split led by the moderate corporatist trend and the subsequent reunification which created a consolidated left front. ओके, तो मीरठ केस के बाद 1931 में वर्किंग क्लास मूवमेंट में एक स्प्लिट हो गया। क्यों? ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण हुआ। कॉर्पोरेटिस्ट ट्रेंड, जिसे NM जोशी लीड कर रहे थे, AITUC से अलग हो गया। ओके, वो ज्यादा मॉडरेट रिफॉर्मिस्ट ग्रुप थे, जो कम्युनिस्ट की मिलिटेंट रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स के खिलाफ थे। वो नेगोशिएशन और लेजिस्लेशन पर फोकस करना चाहते थे, रेवोल्यूशन पर नहीं। और इस मॉडरेट ग्रुप ने क्या बनाया? उन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की जिसका नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो अब मूवमेंट बट गया था और कमजोर हो गया था। लेकिन ये अलगाव हमेशा के लिए नहीं रहा, राइट? करेक्ट। 1935 तक पॉलिटिकल माहौल बदल गया। कम्युनिस्ट को एहसास हुआ कि अकेले रहने से काम नहीं चल रहा और वो AITUC में वापस आ गए। ये रियूनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि इसने एक कंसोलिडेटेड लेफ्ट फ्रंट बनाने में मदद की। इस फ्रंट में कम्युनिस्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट्स और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट शामिल थे। इसने 1937 के इलेक्शन से ठीक पहले मूवमेंट को फिर से शक्तिशाली बना दिया। ये NM जोशी कौन थे जिन्होंने स्प्लिट लीड किया? NM जोशी एक वेटरन मॉडरेट लेबर लीडर थे। उनका फोकस वर्कर्स के लिए नेगोशिएशन और लेजिस्लेटिव तरीकों से इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल करने पर ज्यादा था, एक स्टाइल जिसे अक्सर कॉर्पोरेटिस्ट कहा जाता है। वो कम्युनिस्ट के रेवोल्यूशनरी गोल से सहमत नहीं थे। तो स्प्लिट बेसिकली रिफॉर्मिस्ट्स और रेवोल्यूशनरीज के बीच था। एग्जैक्टली। ये एक क्लासिक आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी। क्या ट्रेड यूनियन मूवमेंट को सिर्फ कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर वर्कर्स के इकोनॉमिक कल्याण पर फोकस करना चाहिए, या उसे सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए एक बड़ी पॉलिटिकल क्रांति का हथियार होना चाहिए? यही कोर सवाल था। स्प्लिट किस साल हुआ और वो रीयूनाइट कब हुए? स्प्लिट 1931 में हुआ, रियूनिफिकेशन 1935 में हुआ जब कम्युनिस्ट वापस आए। याद रखो, 1931 स्प्लिट और 1935 रियूनिफिकेशन। स्प्लिट के बाद बनी नई ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, AITUF। और 1935 के बाद बना लेफ्ट फ्रंट क्या था? ये सभी लेफ्ट लीनिंग ग्रुप्स का एक शक्तिशाली गठबंधन था। कम्युनिस्ट्स, नई बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और नेहरू और सुभाष बोस जैसे सोशलिस्ट विचारधारा वाले नेशनलिस्ट लीडर्स। ये रेडिकल पॉलिटिक्स का एक यूनाइटेड फ्रंट था। Practice saying, the AITUC split in 1931, led by NM Joshi, but reunified in 1935, creating a strong left front. In short, an ideological split weakened the ITUC in 1931, but the reunification in 1935 created a broad and powerful left front that reinvigorated the working class movement. इस reunification के बाद चीजें बेहतर होने लगी। Next topic, under Congress ministries. A team, a period of explosive growth for the trade union movement, spurred by the sympathetic policies of Congress provincial governments. ओके, तो 1937 एक बड़ा साल था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंडर इलेक्शंस हुए और कांग्रेस ने कई प्रांतों में मिनिस्ट्रीज बनाई। वर्कर्स मूवमेंट इसमें कैसे फिट हुआ? नई नई यूनिटी हुई। AITUC ने 1937 के इलेक्शंस में कांग्रेस कैंडिडेट्स को एक्टिवली सपोर्ट किया था। तो जब कांग्रेस पावर में आई तो बहुत सारी गुडविल और उम्मीदें थीं। और जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी तो क्या हुआ? कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बनने से ट्रेड यूनियन एक्टिविटी को एक मैसिव फिलिप मिला, एक बहुत बड़ा बूस्ट। माहौल रातों रात बदल गया। वर्कर्स को लगा कि अब ये उनकी गवर्नमेंट है। कैसे? क्या मिनिस्ट्रीज सच में हेल्पफुल थी? हाँ, बहुत। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आमतौर पर वर्कर्स की मांगों के प्रति सहानुभूति रखती थी। वो वर्कर्स को नेशनल मूवमेंट का हिस्सा मानती थी।
इस दौर में कई ऐसे लेजिस्लेटिव एक्ट्स पास हुए जो वर्कर्स के फायदे के थे, जिन्होंने बेहतर वेजेस, वर्किंग कंडीशंस और यूनियंस को मान्यता देने को बढ़ावा दिया। तो ये यूनियंस के लिए एक गोल्डन पीरियड था। कई मायनों में हाँ, यूनियन मेंबरशिप में बहुत बड़ा इजाफा हुआ और स्ट्राइक्स की बाढ़ आ गई क्योंकि वर्कर्स एम्पावर्ड महसूस कर रहे थे। 1937 और 1939 के बीच स्ट्राइक्स की संख्या और यूनियनाइज्ड वर्कर्स की संख्या दोनों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। लेकिन क्या कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने सारी स्ट्राइक्स को सपोर्ट किया? मतलब अब वो गवर्नमेंट थे। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। आमतौर पर सिंपैथेटिक होते हुए भी उन्हें लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना था, तो वो अक्सर मध्यस्थता करने और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते थे। लेकिन ओवरऑल माहौल सपोर्ट का ही था, जो रिप्रेसिव ब्रिटिश पॉलिसी से एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो कांग्रेस के साथ पॉलिटिकल अलायंस काम आया। डेफिनेटली AITUC का 1937 के इलेक्शंस में कांग्रेस को सपोर्ट देना मिनिस्ट्रीज बनने के बाद एक प्रो लेबर माहौल क्रिएट कर गया, जिससे वर्किंग क्लास के लिए सिग्निफिकेंट ग्रोथ और लेजिस्लेटिव फायदे हुए। ये इलेक्शंस कब हुए थे? की डेट? 1937 इसे उस साल के रूप में याद रखो जब वर्कर्स मूवमेंट को पहली बार एक फ्रेंडली गवर्नमेंट मिली। इन इलेक्शंस में AITUC का क्या रोल था? उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट्स के लिए एक्टिवली कैंपेन किया और उन्हें सपोर्ट किया। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का वर्कर्स के प्रति जनरल एटीट्यूड कैसा था? जनरली सिंपैथेटिक। उन्होंने कई प्रो वर्कर कानून पास किए और आर्बिट्रेशन को बढ़ावा दिया। इस दौरान ट्रेड यूनियन एक्टिविटी बढ़ी या घटी? बहुत तेजी से बढ़ी। याद रखने वाला शब्द है फिलिप। इट गेव अ फिलिप टू द मूवमेंट। Let's practice saying. The Congress ministries of 1937 gave a fillip to the trade union movement, passing many favorable laws. In short, the 1937-39 period under Congress ministries was a time of unprecedented growth for the trade union movement, thanks to a sympathetic government and pro-labor legislation. और फिर दुनिया फिर से बदल गई। चलो डिस्कस करते हैं हमारा अगला टॉपिक, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ है। The theme is shifting loyalties during WWI due to communist policy changes, followed by post-war integration into the final national upsurges. तो जब WWI 1939 में शुरू हुआ, वर्कर्स का क्या स्टैंड था? शुरुआत में नेशनलिस्ट्स और कम्युनिस्ट्स दोनों के नेतृत्व में वर्कर्स ने वॉर का विरोध किया। वो इसे एक इंपीरियलिस्ट वॉर मानते थे और ब्रिटिश वॉर एफर्ट को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। इंडिया को जबरन इसमें शामिल करने के विरोध में कई स्ट्राइक्स हुई। लेकिन फिर जून 1941 में कुछ बहुत बड़ा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, जून 1941 में नाजी जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। चूंकि इंडिया के कम्युनिस्ट लीडरशिप के लिए सोवियत यूनियन की तरफ देखते थे, इसने उनका नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। रशिया अब एलाइज यानी ब्रिटेन वाली साइड पर था। तो इंडिया में कम्युनिस्ट ने क्या किया? उन्होंने अपना स्टैंड पूरी तरह से पलट दिया। अब वो वॉर को फैशिज्म के खिलाफ एक पीपल्स वॉर कहने लगे और ब्रिटिश वॉर एफर्ट को सपोर्ट करने का फैसला किया। वाह। इसके परिणाम स्वरूप कम्युनिस्ट्स ने इंडस्ट्रियल पीस की पॉलिसी की वकालत की और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट से खुद को एक्टिवली अलग कर लिया। तो वाह, तो वो ब्रिटिश को अपोज करने से उन्हें एक्टिवली सपोर्ट करने और उस टाइम के सबसे बड़े नेशनल मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज करने तक चले गए। एग्जैक्टली। इसने कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट जो क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड कर रहे थे के बीच एक बड़ी दरार डाल दी। इस दौरान कई नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट को कोलैबोरेटर्स के रूप में देखने लगे। ओके, 1945 में वॉर खत्म होने के बाद क्या हुआ? 1945 से 1947 के दौरान वर्कर्स ने पोस्ट वॉर नेशनल अपसर्जेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनकी नेशनलिस्ट भावनाएं फिर से मजबूत हो गई थी और वो आजादी के आखिरी धक्के में सबसे आगे थे। इस पोस्ट वॉर एक्शन के कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो? ऑफ कोर्स, 1945 में बॉम्बे और कलकत्ता के डॉक वर्कर्स ने इंडोनेशिया में सैनिकों को सामान ले जा रहे जहाजों को लोड करने से इनकार कर दिया, जो वहां इंडोनेशियन फ्रीडम मूवमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे। अमेजिंग। 1946 में वर्कर्स नेवल रेटिंग्स म्यूटनी के समर्थन में एक विशाल हड़ताल पर चले गए और ब्रिटिश शासन के आखिरी साल में पोस्ट्स, रेलवेज और कई अन्य प्रतिष्ठानों के वर्कर्स द्वारा व्यापक हड़तालें की गईं। कम्युनिस्ट ने 1941 में अपना स्टैंड क्यों बदला? कोर रीजन क्या था? क्योंकि नाजी जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया था। इंडियन कम्युनिस्ट्स की वफादारी पहले सोवियत यूनियन के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट के प्रति थी और उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रति। ये उसी वफादारी का सीधा परिणाम था। 1941 के बाद कम्युनिस्ट्स ने वॉर को क्या कहा? अ पीपल्स वॉर। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट ने किस बड़े नेशनल मूवमेंट से खुद को अलग किया? द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। ये इतिहास का एक बड़ा विवादास्पद बिंदु है। पोस्ट वॉर वर्कर एक्शन का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल दो। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी के समर्थन में 1946 की हड़ताल। ये राष्ट्रीय एकजुटता का एक बहुत बड़ा काम था, जहां आम नागरिक वर्कर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोही नाविकों का समर्थन किया। तो फ्रीडम स्ट्रगल के आखिरी सालों में वर्कर्स एक मेजर फोर्स थे। एब्सोल्युटली। पोस्ट वॉर अपसर्जेस ने दिखाया कि वर्किंग क्लास आजादी के आखिरी धक्के का एक अभिन्न और शक्तिशाली हिस्सा था, युद्ध के दौरान आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन के बावजूद। Practicing. After Russia joined WWI in 1941, Indian communists called it a people's war and opposed the Quit India movement. In short, the Second World War saw a controversial shift in the communist stance, but after the war, the working class massively participated in the final wave of nationalist upsurges leading to independence. और ये हमें हमारे आखिरी ब्रीफ टॉपिक पर ले आता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ थीम सिंपल है: post-independence fragmentation and alignment of the working class movement with various national political ideologies. तो 1947 के बाद मूवमेंट का क्या हुआ? इंडिया को आजादी मिलने के बाद वर्किंग क्लास मूवमेंट गायब नहीं हुआ, बल्कि ये नए देश में मौजूद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से औपचारिक रूप से जुड़ गया। इसका क्या मतलब है? बेसिकली प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने एक वर्कर बेस हासिल करने के लिए अपनी अपनी ट्रेड यूनियन विंग्स बनाना शुरू कर दी। AITUC कम्युनिस्ट के पास रही,
कांग्रेस ने INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई। सोशलिस्ट ने अपनी यूनियंस बनाई। मूवमेंट पार्टी लाइंस पर बढ़ गया। तो वो एक यूनाइटेड संघर्ष खत्म हो गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ वो एक संघर्ष खत्म हो गया। हाँ, नया संघर्ष एक लोकतांत्रिक आजाद भारत के ढांचे के भीतर था, जहां अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग क्लास की वफादारी के लिए कम्पीट करती थीं, हर एक के अपने एजेंडे के साथ। सो मूवमेंट का नेचर फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा होने से बदलकर एक आजाद देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप का हिस्सा बन गया। दैट्स द परफेक्ट वे टू समराइज इट। लड़ाई अब किसी विदेशी शासक के खिलाफ नहीं थी, ये खुद इंडिया के भीतर श्रम के लिए अधिकार और एक विजन हासिल करने के बारे में थी। Let's practice saying this idea. After independence, the working class movement became associated with and fragmented along the lines of various political parties. In short, with independence achieved, the Indian working class movement transformed, aligning itself with different national political parties, each with its own vision for labor. Wow, what a journey. तो चलो जल्दी से recap करते हैं कि हमने the evolution of the Indian working class movement के बारे में क्या सीखा। Let's do it. Point 1, ये मूवमेंट लेट 19th सेंचुरी में मॉडर्न इंडस्ट्री के उदय के साथ शुरू हुआ, जिसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद और पूंजीवाद दोनों से ड्यूअल एंटागनिज्म का सामना करना पड़ा। Right? पॉइंट 2, ये आइसोलेटेड फिलैंथ्रोपिक कोशिशों से, जबकि मेनस्ट्रीम नेशनलिज्म इंडिफरेंट था, आगे बढ़कर स्वदेशी मूवमेंट के दौरान पॉलिटिकली चार्ज्ड एक्शन में बदल गया। पॉइंट 3, 1920 में AITUC का गठन एक वाटरशेड मूवमेंट था, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल से मजबूत शुरुआती जुड़ाव के साथ वर्कर्स के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड नेशनल प्लेटफॉर्म बनाया। बिल्कुल। पॉइंट 4, सफर आसान नहीं था। गवर्नर ने इसे ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 और मीरठ कंस्पिरेसी केस जैसे एक्ट से दबाने की कोशिश की, और आंतरिक आइडियोलॉजिकल स्प्लिट्स भी हुए। सही। पॉइंट 5, इन चुनौतियों के बावजूद मूवमेंट मजबूत होता गया, खासकर 1937 के कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के अंडर, और आजादी तक राष्ट्रीय उपहारों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाउ ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सब आपके दिमाग में फिक्स हो गया है, here are 6 quick probes. इन्हें जोर से बोलकर जवाब देने की कोशिश करना। 1. डुअल एंटागनिज्म को एक सेंटेंस में समझाओ। 2. अर्ली एफर्ट्स फेज के 3 पायनियर्स के नाम बताओ। 3. स्वदेशी मूवमेंट से पहले और उसके दौरान की स्ट्राइक्स में मुख्य अंतर क्या था। 4. AITUC कब बनी और उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे। 5. मेरठ कंस्पिरेसी केस क्या था। 6. 1941 के बाद WWI पर कम्युनिस्ट स्टैंड कैसे बदला और क्यों। और यहाँ आपके लिए एक सिंपल सा चैलेंज है। एक प्लेन पेपर लो और 1870 से 1947 तक हमने जितने भी की इवेंट्स डिस्कस किए, जैसे सासीबादास क्लब, फर्स्ट स्ट्राइक, AITUC फॉर्मेशन, मेरठ केस, उनकी एक सिंपल टाइमलाइन बनाओ। इससे एक मेंटल मैप बनेगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। को इस डिस्कशन में मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट करके बताओ कि सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा। लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ क्यूरियस लर्नर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।